एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगखी नॉन फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फाइनली मैं हमारी स्टोरी विल माय हस्बैंड एक्सेप्ट मी का लास्ट पार्ट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके जिन जिन लोगों के कमेंट्स मुझे रिसीव हुए हैं उनका थैंक यू सो मच इनके लिए, जिन्होंने अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर किए हैं। क्योंकि जब मैं वीडियो डालती हूँ तो सच में ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई वीडियो डाल रही हूँ तो अगर आप अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने जो मेहनत की है उससे फॉलो होती है। और कल जब वीडियो डाला था मैंने, और जब मैंने कमेंट्स देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबने अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर किए थे। तो अब देखते हैं किसके थॉट्स सही निकलते हैं एंड किस ने एज्यूम कर लिया था कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। तो आइए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। एंड उन लोगों के लिए जिन्होंने इस स्टोरी का बेसब्री से इंतज़ार किया है, मैं थोड़ी सी लेट हो गई तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो अब फाइनल स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि हम 3K के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो प्लीज़ चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए एंड फिर वीडियो सुनिए। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से शुक्रिया। तो आइए अब फाइनल स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था विंग के गुस्से से जाने से, लूसी का वांग जी की लाइफ में आने से एंड गुस्सू के सेकंड प्रिंस की शादी लूसी से। लेकिन जैसे ही वो शादी हो रही थी तो बीच में ही कोई आया था। शादी कंप्लीट हो चुकी थी, तीनों वोव्स ले लिए गए थे, बस बाकी था तो एल्डर्स को वाइन सर्व करना, अपने अपने इन लॉज को वाइन सर्व करना। सिर्फ वही वाली रस्म बची थी और सब कुछ हो चुका था। लेकिन तभी इस सभी चीज़ को रोकते हुए एक आवाज़ सुनाई दी थी कि ये शादी रोक दो, ये शादी नहीं हो सकती। और जब लोगों ने ये आवाज़ सुनी तो सभी लोग अपनी जगह पर स्टैंड थे। सभी लोग उस इंसान को देखकर ये सोच रहे थे कि ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है। इस इंसान को इस वक्त यहाँ नहीं बल्कि लेनवांग जी के साथ वहाँ स्टेज पर होना चाहिए था, लेकिन ये इंसान तो यहाँ पर खड़ी हुई है और इसके कपड़े भी ऐसे ही लग रहे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, मेकअप भी बिखरा हुआ है। ये लड़की यहाँ पर कर रही है। सामने और कोई नहीं बल्कि लूसी खड़ी हुई थी, जिसकी हालत को ज़्यादा ठीक लग नहीं रही थी। एंड वो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए सामने की तरफ देख रही थी, जहाँ पर न्यूली वेडेड कपल खड़े हुए थे जिनकी शादी कंप्लीट हो चुकी थी। ये देखकर सभी लोग शौक थे। इस शौक से सबसे पहले जो भी बाहर आया थे वो थे एल्डर जाओ, जिसने अपनी पोती को जब ऐसे देखा तो सच में एक पल के लिए कंफ्यूज हो चुके थे। वो तुरंत उठे, उन्होंने अपने अपर रोब को उतारा क्योंकि लूसी की हालत को ज़्यादा ठीक नहीं लग रही थी। उसने अपने कुछ इनर रोब से पहन रखे थे, इससे उसकी शोल्डर ब्लेड जो थी वो दिख रही थी। इसीलिए एल्डर जो खड़े हुए और उन्होंने लूसी के ऊपर अपने अपर रोब को रखा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, लूसी अगर तुम यहाँ हो तो स्टेज पर कौन है? मैंने अभी अभी तुम्हारा हाथ को जिनके हाथ में दिया था। अगर तुम यहाँ हो तो स्टेज पर कौन है? किसने तुम्हारे आड़ में शादी की है? यह सुनकर लूसी से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो बस उस सामने वाले पर्सन जो कि वांग जी के पास खड़ा हुआ था उसकी तरफ इशारा किए जा रही थी। नहीं लेन ही लेन चिरेन लेन शिचेन लेन हुईसंग, सभी लोग शौक थे। वही सबसे ज़्यादा शौक था लेन वांग जी ने अपने सामने वाले इंसान की तरफ देखा, क्योंकि अगर लूसी वहाँ है तो किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो लेन फैमिली के सेकंड प्रिंस से शादी करेगा, वो भी ये जानते हुए भी कि वांग जी लूसी के बच्चे का बाप बनने वाला है। इसीलिए वांग जी ने सामने वाले पर्सन की तरफ देखते हुए कहा, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लूसी की जगह यहाँ खड़े होने की? यह सुनकर भी सामने वाले पर्सन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी वांग जी ने उस इंसान के दोनों शोल्डर्स को होल्ड करते हुए कहा, तुम्हारे मुंह में अब दही जम गया है, तुमसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं लग रहा, तुमसे कौन हो तुम? ये बोलकर वांग जी सामने वाले पर्सन की वेल को पकड़ता है और उस वेल को बस हटा देता है। एंड वहाँ पर जो पर्सन खड़ा था उसे देखकर तो सभी लोगों को और बड़ा वाला शौक लगा था। यहाँ तक कि लेंशिजन और सांग तो 2 कदम पीछे चले गए तो वांग जी खुद 2 कदम पीछे चला गया था सामने वाले पर्सन को देखकर, क्योंकि सामने और कोई नहीं, वांग जी का प्रीवियस हस्बैंड, वांग जी का एक्स हस्बैंड, या फिर कहेंगे वांग जी का प्रेजेंट हस्बैंड, पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर
तीनों का हस्बैंड वांग जी के सामने खड़ा हुआ था। सामने और कोई नहीं, विभूषण लेन वुशेन खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वहां पर सभी लोग शौक थे। सभी के मुंह खुले के खुले रह चुके थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो विंग जो आज से कई दिनों पहले गुस्सू छोड़ कर जा चुका है, जिसने वांग जी के पूरे रिबन को साफ साफ ठुकरा दिया था, तो फिर ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है, वो भी वेडिंग ग्रुप्स में, जिसकी शादी ऑलरेडी हैंगवांग जून से हो चुकी है, जिसने बाकायदा उन सबके सामने वोट्स लिए हैं। ये देखकर सभी लोग शौक थे। तभी लेन लूसी के फादर आ गए और उन्होंने विंग की तरफ देखते हुए कहा, विभूषण, ये क्या बदतमीजी है, तुम मेरे बेटे के साथ तुमने क्या किया था और तुम यहाँ पर कैसे थे? तो तुमने वेल की आदमी की शादी की है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो लेन वांग जी को छोड़कर जा चुके थे एंड लेन वांग जी भी तुम्हें पसंद नहीं करता, तो तुमने ये शादी क्यों की? ये सुनकर विंग ने बहुत ही शांति से लूसी के फादर की तरफ देखा और फिर वांग जी की तरफ देखा, जिसकी आंखें शौक में अभी भी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि विंग यहाँ पर खड़ा हुआ है। विंग ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, आप लोगों ने सही कहा, सही सुना, सही देखा कि मैं गुस्सा छोड़कर जा चुका था, क्योंकि उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। क्योंकि अगर आपको पता चलेगा कि आपका हस्बैंड आपका होते हुए भी किसी और से प्यार करता है या फिर किसी और से फिजिकल रिलेशन रखता है, तो आपको गुस्सा आना लाजमी है। एंड ऊपर से इस सेक्ट में एक शादीशुदा इंसान किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन रखता है, तो फिर उसके हस्बैंड को तो गुस्सा आएगा ही ना। लेकिन ये बस थोड़ी देर के लिए था। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने हस्बैंड पर गुस्सा नहीं आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, एंड उसके लिए अपने हस्बैंड को क्या सज़ा देनी है वो भी मैं देख लूँगा। लेकिन इस बीच में मैं कुछ भूल गया था। यह सुनकर अब की बार एल्डर जोम ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, और इतना सब कुछ करने के बाद अब तुम क्या भूल गए हो? इस पर विंग ने एल्डर जोम की तरफ देखते हुए कहा, एल्डर जोम, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे तो लगा था कि आप समझोगे। यह सुनकर लूसी ने और एल्डर जोम ने एक दूसरे की तरफ देखा। विंग ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ। एक्चुअली आपको तो पता ही है कि मैं यहाँ पर कितने दिन रुका था, और इस बीच में मैंने पूरे गुस्सू रूल्स पढ़ लिए थे, उन्हें सीख लिया था, यहाँ तक कि मैंने उन्हें अपने दिमाग में उतार भी लिया था। तो इस कारण से मुझे पता था कि मेरा जो हक है इस गुस्सों में क्या है। शायद आप एल्डर्स भूल गए हो कि जब किसी इंसान के गुस्सू के मेंबर के साथ शादी होती है तो वो दोनों एक दूसरे से बंध जाते हैं। फिर गुस्सू का वो मेंबर दोबारा किसी से शादी नहीं कर सकता। शायद आप लोग भूल चुके हो कि गुस्सू के लोग एक बार ही प्यार करते हैं और एक बार ही शादी करते हैं। और जब मेरी शादी हैंगवांग जून से हो चुकी थी, मैं उनका ऑफिशियली वेडेड हस्बैंड था। उनका फुल रिबन मेरे हाथ में बन चुका था। इसका मतलब मैं गुस्सू लेन का मेंबर हो चुका था। इस नाते से इस संबंध से मैं गुस्सू लेन फैमिली का मेंबर था। मैं गुस्सू का मेंबर था, तो इसीलिए मुझे किसी भी रूल को तोड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन मैं कुछ टाइम के लिए भटक गया था। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मैंने ये क्या किया, मैं रूल कैसे तोड़ सकता हूँ? मेरी शादी एक बार हैंगवांग जून से हो चुकी थी। इसका मतलब मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता, और अब मैं किसी और से शादी भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने दिल से हैंगवांग जून को अपना पति मान लिया था। तो अब इस लेंसेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग मैं किसी और से शादी कर ही नहीं सकता था। तो फिर क्या था, मैं वापस आ गया, और जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि मेरा हस्बैंड किसी और से शादी कर रहा है, और जब मैं ही किसी और से शादी नहीं कर सकता तो मेरा हस्बैंड किसी और से शादी कैसे कर सकता है? वो अपने गुस्सों के नियमों को तोड़ कर सकता है। ये बोलते हुए विंग लेन वांग जी की तरफ घूमा। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, हंगवांग जुन, आप अपने ही नियमों को भूल गए। मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी। पहले तो आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, और पता नहीं किस नशे में खोकर आपने शादीशुदा होते हुए दूसरी औरत के साथ अपने फिजिकल रिलेशंस बनाए, एंड अब आप उससे शादी तक कर रहे हो, ये भूलते हुए कि आपकी शादी सिर्फ एक बार हो चुकी है और एक बार ही हो सकती है, जो कि मेरे साथ हो चुकी है। तो आप किसी से शादी नहीं कर सकते। विंग ने अपने बात बोलकर ख़त्म की। उसके बाद उसने लेनचिरेन और लेनी की तरफ देखा और कहा, माँ, अंकल, क्या मैंने कुछ गलत कहा? अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। यह सुनकर लेनचिरेन ने आज्ञाते हुए कहा,
वूशान, तुमने कुछ गलत नहीं कहा है। तुमने सब कुछ सही कहा है कि हम लेन मेंबर्स की एक बार ही शादी होती है और हम एक बार ही किसी से प्यार करते हैं, उसके बाद हम किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते, या फिर हमारा दिल मानता ही नहीं है किसी और से प्यार करने के लिए। लेकिन वूशान, तुम इन सब में ये भूल गए कि वांग जी के बच्चे की लूसी माँ बनने वाली हैं, फिर तुम उसका क्या करोगे? ये सुनकर वूशान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब उसकी चिंता क्यों करते हो अंकल? जैसा कि मैंने कहा था कि इन दोनों को पनिशमेंट तो मिलेगी, खुद पर कंट्रोल ना रखने की, मुझे धोखा देने की। ये बोलकर उसने लूसी और वांग जी की तरफ देखा। फिर विंग स्टेज से नीचे उतरा। वांग जी और उसके बीच में अभी भी वो रेड थ्रेड बंधा हुआ था। वो नीचे उतरा और उसने लूसी की तरफ देखते हुए कहा, तो मिस लूसी, मैं मान सकता हूँ कि लेन वांग जी ने अपना कंट्रोल लूज़ कर दिया, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था कि वांग जी एक शादीशुदा इंसान है। उसके बावजूद तुम दोनों ने वो लाइन क्रॉस की। फिर भी अगर तुमने कर ली तो अब उसकी सज़ा भी पाने के लिए तुम तैयार हो जाओ। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम वांग जी के साथ नहीं रह सकते। तुम रहोगे, लेकिन वैसे जैसे मैं चाहूँगा। मैं अपने हस्बैंड को अब किसी के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो सिर्फ मेरा हस्बैंड है, चाहे वो मुझे पसंद करे या ना करे, चाहे वो गे हो या ना हो, वो हस्बैंड सिर्फ मेरा है। एंड इस क्लैन में दो बॉयज़ की मैरिज को कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया है, बल्कि उनको और ज़्यादा रिस्पेक्ट की गई है, क्योंकि दो जो बॉयज़ होते हैं या फिर दो पार्टनर्स होते हैं, मेल पार्टनर्स, वो रूल बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, वो इमोर्टल हो सकते हैं, तो उन्हें किसी हार की ज़रूरत वैसे भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर तुम मेरे हस्बैंड के अंश को अपने अंदर कैरी कर रही हो तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम आज से मेरे साथ हमारे घर में रहोगी, हम एक ही छत के नीचे रहेंगे, लेकिन रूल्स मेरे होंगे, रेगुलेशंस मेरी होगी। वांग जी को, तुम्हारे बच्चे को वांग जी का नाम मिलेगा और वांग जी ही उसका फादर कहलाएगा, लेकिन तुम दोनों के बीच में वैसा कोई रिश्ता नहीं होगा, तुम लीगली नहीं होगी, और यही तुम्हारी सज़ा होगी कि आज के बाद, आज से कभी भी तुम्हें और वांग जी के रिश्ते को कोई नाम नहीं मिलेगा। तुम लोगों ने गलती की है, उसके साथ तुम्हें मिलेगी, ये कोई गलती नहीं है, तुम लोगों ने गुनाह किया है। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर ये बात शादी से पहले हुई होती तो मैं समझ सकता था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन तुम्हारी प्रेगनेंसी टाइम बता रही है कि ये सब शादी के बाद हुआ था, तो इसके साथ तुम दोनों को मिलेगी। ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ घूर कर देखा। विंग की बातें इतनी स्पष्ट थी, इतनी साफ थी और इतनी सही थी कि किसी के मुंह में इतनी सी ज़बान नहीं थी कि वो विंग से पलटकर बात कर सके। विंग की हर 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 एक बात सही थी, पहले शादी वाली, फिर वांग जी लूसी की गलती वाली, एंड अब विंग का दिल इतना बड़ा है कि वो लूसी को उनके घर में रहने की जगह दे रहा है, क्योंकि विंग जानता है कि एक प्रेग्नेंट औरत को अपने हस्बैंड के पास रहना चाहिए, यही उस बेबी के हेल्थ के लिए सही होता है। तो विंग का दिल इतना बड़ा है कि वो रख रहा है। इसी को लेकर अब वहाँ पर जितने भी लोग थे, उनके दिल में विंग, कुछ एडलर्स थे जिनके दिल में विंग की इज्जत बढ़ रही थी। वैसे विंग को पहले भी सब पसंद किया करते थे, विंग का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था वो बहुत अच्छा था, लेकिन विंग के यहाँ से जाने के बाद कुछ लोगों को ये दुख हुआ था, नहीं तो बाकी लोगों को तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं था। लेकिन अब विंग के लिए सबकी नज़रों में रिस्पेक्ट बढ़ रही थी। वही वांग जी जो अभी तक शांत खड़ा हुआ था, उसकी भी मुट्ठियाँ बिछ रही थी। वो बस घूर कर विंग की तरफ देख रहा था। वो भी स्टेज से नीचे आया और उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इस मैटर से दूर रहो, लेकिन तुम नहीं रहे। तो अब मैं भी तुम्हें बताता हूँ कि एक लीगल हस्बैंड क्या होता है। ये सुनकर विंग ने वांग जी की आंखों में देखते हुए कहा, हस्बैंड, ऐसी प्राइवेट बातें यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम मैं कैसे हस्बैंड हो, एंड आई एन्जॉय इट, तो डोंट वरी, ऐसी बातें यहाँ नहीं क्या करते। तो ये शादी हो चुकी है, बस अब रिचुअल के बाकी रिचुअल्स की क्या ज़रूरत है? वैसे भी हम दोनों की शादी पहले ही हो चुकी थी। तो मिस लूसी, जाइए अपना सामान पैक कर कर चुपचाप जिंगशी में जाइए, और हाँ, अपने साथ अपनी मेड्स लेकर आना, क्योंकि मैं तुम्हारा काम नहीं करने वाला। मैं इस बच्चे का स्टेप फादर ज़रूर होने वाला हूँ, लेकिन मैं इसका कोई काम नहीं करने वाला। तो अगर अपना ख्याल रखना है तो वहाँ पर आ सकती हो, एंड अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कौन हूँ। तुमने मुझे वीक समझने की गलती की होगी, लेकिन अब मुझे वीक समझने की गलती मत करना। मैं
विभूषण हूँ, द फियर्ड येलिंग पेट्रियार्क, जिससे सब डरते हैं। मैं इतने दिनों से तुम सबके साथ नरमी से पेश आ रहा था, तो शायद वो बात में पची नहीं, लेकिन अब तुम मेरा वो रूप देखोगे जो आज से पहले तुम लोगों ने कभी नहीं देखी, और स्पेशली वो जो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। तो तैयार हो जाओ, तुम लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट आने वाला है। ये बोलकर वो उन सब की तरफ देखता है, फिर वो वांग जी के हाथ को पकड़ता है और बोलता है, हस्बैंड, हमारी शादी कंप्लीट हो चुकी है, सभी एल्डर्स ने हमें ब्लेसिंग्स भी देती है, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मैं हमारे वेडिंग नाइट का इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ। ये बोलकर विंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है और खींचता हुआ वहाँ से कुछ ले जाता है। लूसी, लूसी के फादर, लूसी की मदर एंड लूसी के जो ग्रैंडफादर थे, वो बस विंग और वांग जी की जाती हुई बैग को देख रहे थे। उस पूरे हॉल में 4-5 लोग तो थे जिन्हें गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो लूसी की साइड थे, लेकिन कोई था जिसकी मुट्ठियाँ और भी बहुत बुरी तरीके से भिंच रही थी, एंड कोई था जो उन भिंच हुई मुट्ठियों को देख रहा था और उसके फेस पर एक स्मिर्क था। लेन ई और लेन जिलेन को सच में विंग पर प्राउड फील हो रहा था और अपने बेटे पर उन्हें शर्म आ रही थी। लेनी ने कभी नहीं सोचा था कि उसका वांग जैसा निकलेगा। उसे अपने बेटे को बेटे कहने में शर्म आ रही थी। जब से उसे पता चला था कि वांग जी ने क्या किया है, उसने वांग से बात करना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि शिचेन रोसांग ने भी वांग से बात करना बंद कर दिया था। यहीं दूसरी तरफ विंग वांगजू की तवा जिंक्शन में फाइनली ले जा चुका था। जैसे ही वो जिंक्शन में पहुंचा, विंग ने अपने अपर रोब्स को उतारना शुरू किया और कहा, ओ माय गॉड, ये रोब्स कितने भारी हैं। सच में लूसी के परिवार ने बहुत सा पैसे स्पेंड किए हैं, लेकिन ये गर्लिश है और मुझे गर्लिश कपड़े पहनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर विंग अपने रोब्स को उतारने लगता है। ऑफ कोर्स वो रोब्स गर्लिश थे, क्योंकि वो लूसी के लिए डिज़ाइन किए गए थे, लेकिन विंग ने उन्हें पहन रखा था। इसलिए विंग ने पहले अपने दो अपर रोब्स को उतारी, क्योंकि लूसी की जो ड्रेस थी उस पर ऊपर ही ऊपर हार्मफुल था, वो भी बहुत भारी वाला। उसको उतारने के बाद भी अंदर एक और अपर रोब था। विंग ने उसे उतारा। फाइनली अब जाकर वो अपने अंदर इनर रोब में था, जो खुद का ही था। विंग ने अपने उस हेड पीस को खोला, जो कि गर्लिश था, और उसके बालों को भी गर्लिशली ही उसने टाई किया था। उसने सबको खोला और उसके बाल अब धीरे धीरे हवा में लहरा रहे थे। बाहर धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। विंग ये सब कर रहा था, पर वांग जी शांत खड़ा हुआ था, एंड विंग को भी लग रहा था कि वांग जी इतना शांत क्यों है, क्योंकि जब वो यहाँ आया था तब तो बिना किसी गलती के वांग जी विंग पर चिल्लाया था, उसके बाद उसने वो सब किया था। एंड अब जब वांग जी को शायद लगता है कि विंग की गलती है, तब भी वो कुछ नहीं कर रहा। विंग को ये अजीब लग रहा था, लेकिन उसने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। विंग ने अपने हाथों को मतलब अंगड़ाई लेते हुए कहा, तो मैंने बहुत काम कर लिया है, बहुत बोल दिया है, पहले मैं टी पीऊँगा, उसके बाद सो जाऊँगा मस्त, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। ये बोलकर विंग टी लेने के लिए जा नहीं वाला था, लेकिन तभी वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा, उसे वॉल पर बहुत हार्शली पुश किया। उसने उसकी तरफ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वांग जी की आंखों में गुस्सा था, इतना गुस्सा कि वांग जी की आंखें लाल हो रही थी। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, तुम जो चाहे वो करोगे, अपनी मनमानी करोगे, वो भी मुझसे बिना पूछे। तुम्हें क्या हक बनता है इसे छुप कर शादी करने का? तुम एक बार मुझसे बात तो कर सकते थे। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा। उसकी आंखें भी कोल्ड थी और उसने कहा, तुम होते कौन हो मुझे ऐसे टच करने वाले या फिर मुझे ऐसे पुश करने वाले? हाँ, तुमने क्या कहा? मैं तुमसे बात करता? क्यों करता मैं तुमसे बात? उस वक्त हमारे बीच रिश्ता ही क्या था? तुमने बाकायदा मुझे छोड़ा था, एंड तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो मैं तुमसे बात क्यों करता? मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने अपना हक लिया है अपने हस्बैंड के ऊपर, तो उसमें चिल्लाने की, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वो विंग नहीं हूँ जिसको तुमने यहाँ से आसानी से निकाल दिया था। और मैं चला गया था पिटे खा करके लूसी, अगर मैं यहाँ रहा तो लूसी के बच्चे का क्या होगा? लेकिन अब मैं लूसी के बच्चे, लूसी और तुम्हें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम दोनों को देखना भी पसंद नहीं करता। ये बोलकर विंग वांग जी को पुश करने वाला था, लेकिन वांग जी ने विंग को पुश किया और कहा, तुम्हें ये सब करके क्या मिल गया? हाँ, तुम सिर्फ मेरे हस्बैंड बन गए, लेकिन तुमने कभी किसी और के बारे में सोचा है? तुम्हारी वजह से 2 जानें खतरे में आ चुकी हैं, तुम्हें पता भी है ये बात वांग ने चिल्लाते हुए कहा था। और इस बार वांग जी की आंखों में ये कहते हुए कंसर्न था। यही देखकर विंग के दिल में दर्द हो रहा था कि वांग जी के दिल में लूसी और उसके बच्चे के लिए कंसर्न है, लेकिन विंग के लिए उसके दिल में कुछ नहीं है। विंग यही सोच रहा था और यही चीज़ उसे गुस्सा दिला रही थी, इसलिए उसने भी वांग जी को फुल फोर्स के साथ पुश किया, और इतनी ज़ोर से पुश किया था कि वांग जी सीधा जाकर बेड पर गिरा था। विंग लिटरली वांग जी के ऊपर आ गया और वांग जी के स्टमक पर बैठ गया। उसने वांग जी अपने हाथों को वांग जी के दोनों तरफ रखते हुए कहा, मिस्टर लेन वांग जी,
आज के बाद तो तुमने मुझे ऐसे धक्का दे दिया और आज के बाद तो तुम मुझ पर ऐसे चिल्ला दिए हो, लेकिन आज के बाद अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम अभी रियल भूषण को जानते नहीं हो कि मैं क्या चीज़ हूँ। और रही बात किसी की जान को खतरे में डालने की, अगर मैं चाहता तो तुम्हें क्या लगता है लूसी मुझसे बच सकती थी? वो लड़की जिसे अपनी तलवार भी ठीक से पकड़ना नहीं आता, वो मुझसे बच सकती थी? जिस तरह से मैंने उसको बेहोश करके उसके कपड़े पहनकर मैं असल में आया, उसी तरह से मैं लूसी और उसके बच्चे को मार सकता था अगर मैं चाहता तो। लेकिन मैं इतना भी पत्थर दिल नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मैं ऐसा कुछ करूँगा। अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता ना तो मैं लूसी को हमारे घर में नहीं बुलाता रहने के लिए, ये जानते हुए भी कि तुम उससे प्यार करते हो। और अगर मेरी एक पल की भी नज़र हटी तो तुम उसके पास जाने में कतराओगे नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, अब उस बच्चे की सलामती तुम्हारे हाथ में है। यह सुनकर वांग जी ने वींग की तरफ देखा और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? इस पर वींग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मेरा मतलब ये है कि मुझे अपना हस्बैंड पूरी तरह से चाहिए। ये बोलकर वींग वांग जी की तरफ झुका। वींग वांग जी के पूरे फेस पर अपनी फिंगर से ट्रेस कर रहा था और अपने हाथ को वांग जी के कॉलर से ऊपर चेस्ट के अंदर लेकर जा रहा था। वांग जी ने अभी भी अपने वेडिंग रोब्स पहन रखे थे। वींग अपने हाथों को वांग जी के रोब्स के अंदर लेकर गया, उसकी चेस्ट पर उसकी चेस्ट से खेलते हुए कहा, मैंने लूसी को यहाँ पर रहने की परमिशन दी है। ये बात जानकर तुम्हें अपने दिल में लड्डू फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम लूसी से सिर्फ 2 बार मिलोगे, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए वो भी मेरे सामने, और शाम को डिनर के वक्त वो भी मेरे सामने, क्योंकि बच्चे के साथ मैं रहने के लिए तैयार हूँ। एंड अगर उसे तुम्हारी वार्म चाहिए होगी तो भी तुम मेरे सामने रहोगे। अगर लूसी को किसी की ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ हूँ उसे वो सब प्रोवाइड करवाने के लिए। तुम गुस्से के सेकंड प्रिंस हो, घर पर रहने के अलावा भी तुम्हारे पास और बहुत कुछ काम है। तो लूसी, तुम्हारी सजा यही है, तुमने मेरे साथ चीटिंग की। मैं अपना हस्बैंड होते हुए भी तुमने किसी और से फिजिकल रिलेशन बनाए, मुझे इससे भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मेरे साथ खेला। तुमने मुझे एक सेक्स टॉय की तरह बस यूज़ किया। अगर तुम गे नहीं थे तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच करने की? और तुम्हें पता है, जब तुमने मुझे दूसरी बार टच किया था उस केव में, तो मुझे सच में ऐसा लगा था कि हम दोनों के बीच में रिश्ता सुधर सकता है, क्योंकि जिस तरह से तुमने मुझे टच किया था उसमें कोई हेट्रेट नहीं था, उसमें बस सॉफ्टनेस थी। लेकिन शायद उस वक्त मैं ही ज़्यादा पागल था, मैं ही खोया हुआ था जिसने उस डिस्गस्ट को सॉफ्टनेस समझ लिया, क्योंकि तुम तो वैसा ही फील कर रहे होगे ना। उस वक्त मौसम भी ऐसा था तो तुम अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन मैं कोई टॉय नहीं हूँ जिसको तुम यूज़ कर छोड़ दोगे। हाँ, मैं मेल हूँ इसलिए मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता था, इसका मतलब क्या है कि मेरी कोई डिग्निटी नहीं है, मेरी कोई प्योरिटी नहीं है। तुमने मुझे गलत आंका है लेनवांग जी, तो इसलिए तुम्हें सज़ा तो मिलेगी। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लूसी सिर्फ 2 बार मिलोगे, वो भी मेरे सामने। एंड खबरदार जब मेरी पेट के पीछे उससे कभी मिलने की कोशिश की, क्योंकि अभी तो मैं उसे अपने घर में रख रही हूँ, अगर तुमने छुपकर उससे मिलने की कोशिश की तो इस घर में नहीं अपने घर में रहेगी। एंड फिर अगर मेरा माइंड चेंज हो गया तो मैं तुम्हें उसको खुद का नाम भी नहीं देने दूंगा, और तुम जानते हो मैं ये कर सकता हूँ। तो अगर अपना बच्चा चाहिए और अपने लव ऑफ लाइफ अपने सामने चाहिए तो वैसा ही करना जैसा मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगा। सिर्फ 2 बार उससे मिलोगे। एंड हाँ, ये बोलकर विंग वांग जी के बेल्ट को ओपन करता है और अब वांग जी की जो चेस्ट थी वो बेयर थी। विंग ने वांग जी की पूरी चेस्ट पर अपने हाथ को फहराते हुए कहा और उसके ईयर के पास विस्पर करते हुए कहा, एंड लूसी के साथ साथ मुझे भी सेटिस्फाइड करना तुम्हारी ड्यूटी है, तो मत भूलना। आज तो मैं थक चुका हूँ इसलिए आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन कल से प्रिपेयर रहना। कल रात से तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ सोओगे और मुझे सेटिस्फाइड करोगे। जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता तब तक अगर तुम सोए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी बिलव्ड तुम्हारी बिलव्ड प्रेमिका एंड उसके होने वाले बच्चे की जान मेरे हाथ में है। ये बोलकर वीइंग ने वांग जी की तरफ देखा, उसके बाद वो वांग जी की तरफ झुका जैसे वो उसे किस करने वाला हो, और ये देखकर वांग जी ने अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली। वो पर वीइंग ने वांग जी को किस नहीं किया, उसके फेस पर बस स्मित था। वो बस वहाँ से उठ गया और बाथरूम के अंदर चला गया। वीइंग के जाने के बाद वांग जी ने अपनी आंखें ओपन की, उसकी आंखों में नमी थी और ये नमी कुछ ज़्यादा तक रही नहीं। वांग जी उठा और वहाँ से बस बाहर चला गया।
विंग जब बाहर आया तो वांग जी जिंक्शन में नहीं था, लेकिन विंग को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जानता है कि आज तो लूसी यहाँ से आने से रही। तो वांग जी और इतना सब कुछ करने के बाद वांग जी लूसी के पास जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। इसीलिए अब विंग ने जैसा कहा था उसने टी ली और उसके बाद वो जाकर सो चुका था, वहीं एक अंधेरे कमरे में जहाँ पर कोई लाइट नहीं थी, बस एक छोटी सी कैंडल जली हुई थी। और वहाँ पर एक इंसान बैठा हुआ था, सामने दूसरा इंसान खड़ा हुआ था। उस इंसान ने सामने जो इंसान बैठा हुआ था उसने सामने वाले इंसान की तरफ देखते हुए कहा, अब तो बस करो, तुमने देखा ना आज क्या हुआ, अब तो बस करो, अब तो उसकी जान बख्श दो। ये सुनकर सामने वाले इंसान ने उस नीचे बैठे वाले इंसान की तरफ देखते हुए कहा, "हम्म, तुमने सही कहा, जैसा कि मैंने प्लान किया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो इंसान सच में बहुत कनिंग निकला, उसने सबको बचा लिया। और पर तुमने तो वही किया ना जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था। लेकिन अभी जब मैं उसे उस तरीके से नहीं हरा सका तो मेरे पास एक और तरीका है, एंड वो तरीका तुम्हारे रहते हुए अप्लाई हो सकता है, तुम्हारे रहते हुए ही अप्लाई हो सकता है। तो वो भी अब मेरे लिए तुम ही करोगे। बस ये आखिरी काम है, अगर तुम इसे कर दोगे तो उसके बाद मैं तुम्हें कभी बॉदर नहीं करूँगा, कभी तुम्हें कुछ भी करने के लिए नहीं कहूँगा। और मैंने जो जो भी तुम्हें धमकियाँ दी है ना वो भी मैं कुछ नहीं करूँगा। बस मुझे इस वक्त प्रॉमिस करो कि तुम वही करोगे जैसा मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगा। ये सुनकर सामने वाले पर्सन ने थोड़ी देर के लिए अब खड़े हुए पर्सन की तरफ देखा और फिर अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, ठीक है। उसके बाद वो पर्सन वहाँ से उठा और वो बस बाहर जा चुका था। वही विंग को नहीं पता कि वांग जी कब अंदर आया, वो तो बस घोड़े बेचकर सो चुका था। आज उसमें बहुत ज़्यादा खुश था। जब नेक्स्ट मॉर्निंग हुई तो विंग को ब्रेकफास्ट बनाना था, उसे पता था, इसीलिए वो उसने ब्रेकफास्ट बनाया और उसे ब्रेकफास्ट 3 लोगों का बनाना था तो उसने 3 लोगों का ब्रेकफास्ट बनाया और वही बनाया। लेकिन आज विंग ने कुछ रूल्स को थोड़ा सा तोड़ा था क्योंकि आज विंग ने अपनी डिशेज में थोड़ा सा स्पाइस डाला था, इतना कि किसी को किसी को वो विंग का फूड विंग ने अलग निकाल लिया था तो कोई और खाने भी नहीं वाला, तो विंग ने अपने अपने में फूड डाले और इतना कम डाला कि वो फूड लाल ना हो, बस ऐसा लगे कि हाँ ये फूड भी ब्लेंड ही है। उसके बाद उसने 3 बोल निकाल कर वहीं टेबल पर रख दिए। वांग जी जो कि मेडिटेशन कर रहा था, विंग ने जब ये सब किया, अब आज विंग ने बहुत अच्छी तरह से खाना बनाया, ना तो उससे उससे उसके कपड़े गंदे हुए थे, ना उसका हाथ जला था, ना ही उसका हाथ कटा था। उसके बाद वो टेबल पर बैठ गया और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर हस्बैंड, ब्रेकफास्ट लग चुका है और अब ब्रेकफास्ट कर लो। एंड मैंने उस तुम्हारी सो कॉल्ड लवर के लिए भी बनाया है, वो प्रेग्नेंट है ना तो उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। पर लगता है कि शायद आज वो यहाँ नहीं। विंग ये ख़त्म करने वाला था लेकिन तभी जिंक्श का डोर ओपन हुआ और वहाँ से लूसी अंदर आया जिसके फेस पर बहुत ही कोल्ड नहीं था, लेकिन वो होते हैं ना कि हाँ उसे यकीन है कि वो वांग जी को वापस पा लेगी, वैसे वाले एक्सप्रेशंस थे। और वही ने जब ये देखा तो उसने बस अपने मुंह को बनाया। लूसी के पीछे उसके 2 मेट्स भी थी जिनके फेस पर भी वही एक्सप्रेशंस थे। जैसे ही डोर ओपन हुआ वांग जी भी खड़ा हुआ और वो भी आकर सीट पर बैठ चुका था। सभी लोगों ने अपना अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे ही लूसी ने खाया वो बस कफ करने लगी और ये देखकर वांग जी के फेस पर भी कंसर्न आ गया। उसने लूसी की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ, तो क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? ये सुनकर लूसी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, ये खाना किसने बनाया है? कोई ऐसा इतना बेस्वाद खाना आके बना कैसे सकता है? मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे ये सब नहीं खाना। वांग जी, मुझे ये सब नहीं खाना, मुझे कुछ और खाना है। ये सुनकर वांग जी ने लूसी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या खाना है मुझे बताओ, मैं भी बना दूंगा। मुझे मुझे तांगलू खाना है, क्या तुम लेकर आओगे? ये सुनकर वांग जी नोट करने वाला था लेकिन तभी वो दोनों फ्लिंच कर गए क्योंकि विंग ने अपनी मुट्ठी को वही टेबल पर मारा था और उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें यहाँ पर पति पत्नी की तरह एक्टिंग करने के लिए नहीं कहा है। एंड मिस लूसी, मैंने तुम्हें यहाँ पर खाना खाने के लिए बुलाया। ये हर्बल सूप है जो कि हीलर ने मुझे सजेस्ट किया है, तुम्हें यही खाना है। तुम्हें पसंद आए या ना आए तुम्हें यही खाना होगा। एंड ये खाना तुम्हारे लिए बेस्वाद कब से हो गया? जब से पैदा हुई हो तब से लेन क्लेन में ही हो ना, तो लेन क्लेन में यही खाना बनता है और आज ही तुम्हें ये खाना बेस्वाद लग रहा है। ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी प्रेगनेंसी में औरतों को हर्बल फूड ही खाना चाहिए, ये मुझे हीलर ने बताया था। एंड तुम्हें तो पता ही है कि मेरा ब्रदर इन लॉ भी प्रेग्नेंट है, तो मैंने उससे सारे टिप्स ले लिए, चिंता मत करो। खाना एकदम टेस्टी है एंड पौष्टिक है, चुपचाप खाओ इसको, नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। और तुम ज़्यादा अपनी लवर के पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर अभी बैठा हुआ हूँ,
मेरे लिए तो आज दिन तक तुमसे एक स्वीट नहीं लाई गई, इसके लिए टांगू लेकर आओगे? चुपचाप दोनों अपना खाना खाओ। ये सुनकर विंग की जो टोन थी वो इतनी डार्क थी, इतनी कोल्ड थी कि लूसी अपनी अपनी मुँह से कुछ बोल नहीं पाया और वांग जी बस विंग की तरफ देख रहा था। उसके बाद उन लोगों ने अपना अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया और विंग तब तक गेट पर खड़ा रहा, तब तक कि वांग जी अपने काम से चला नहीं गया। जैसे वांग जी गया, उसने लूसी को उसका कमरा दिखाया जो कि थोड़ा सा अलग था, उनके घर से भी था घर में, लेकिन मतलब वांगजी और विंग का जो रूम था एंड किचन था उससे थोड़ा अलग था। जैसा ऐसा अगर कोई देखे तो ऐसा लगता है कि वो घर अलग ही घर हो। और विंग ने वो रूम रुचि को दिया, उसके सर्वेंट्स को उसने सबको समझा दिया कि उन्हें क्या करना है, क्या करना नहीं करना है, किस किस चीज़ को छूना है और किस रूम में नहीं जाना है, ये सब उसने समझा दिया था। अब कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए, ज़्यादा कुछ इस दिनों में हुआ नहीं। जब भी लूसिया वांग अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश करते तो वहाँ पर विंग था उन्हें संभालने के लिए। एंड ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। विंग इन दिनों उषा के पास मिलने चला जाता, लेनी के पास चला जाता। एंड इस बीच में लेंचेन से मिलने गया था, क्योंकि लेंचेन ही थे जिनको विंग की फिक्र थी। उस दिन भी जब वांग जी ने विंग को छोड़ दिया था, तब लेंचेन ने ही विंग की मदद करने के लिए हाँ कहा था, ये जानते हुए कि उनका ओमेगा प्रेग्नेंट है या नहीं। उन्होंने शादीशुदा होते हुए भी विंग की मदद करने की कोशिश की। तो इस चीज़ को लेकर विंग के दिल में लेंचेन के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत थी, इसलिए वो लेंचेन से मिलने गया था। उसने उसे थैंक्स भी कहा था। एंड अब 1 महीना ख़त्म हो चुका था। इस बीच में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं था, बस इतना हुआ था कि विंग जो था वो बोल्ड पे बोल्ड होता जा रहा था, शेमलेस होता जा रहा था। वो वांग जी को टीज करने का, किस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। उसे नहीं फ़र्क पड़ता आपके वांग जी को उससे डिस्कस फील होता है या नहीं, उसका वांग जी पर हक है। जैसा वांग जी ने कभी उसकी उसकी इच्छा की परवाह नहीं की, वेडिंग नाइट के दिन भी वांग जी ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी, तो अब विंग को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वांग जी की इच्छा है या नहीं। जब भी विंग का मन करता वो वांग जी से वो सब कहता जो कहना चाहता हो, और वांग जी को ना चाहते हुए भी वो करना पड़ता था। विंग के टच पब्लिक में भी बोल होते जा रहे थे, जैसे वो बताना चाहता हो कि ये इंसान सिर्फ उसका है। पर विंग के इतना सब करने के पीछे आखिर रीज़न क्या है, किसी को नहीं समझ में आ रहा था। क्योंकि अगर विंग की जगह कोई होता तो डेफिनेटली वांग जी को छोड़कर चला जाता, ये जानते हुए कि शादी के बाद भी वांग जी के इतने नाजायज़ संबंध थे। पर विंग तो लूसी को अपने पास ही रख रहा है। अब लूसी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। एंड आज सभी लोग हिलर रूम के बाहर खड़े हुए थे, क्योंकि वो सांग लेबर में था और वो अंदर था, और वो लोग पिछले 1 घंटे से यहाँ पर खड़े हुए थे। वो सांग की जो दर्द भरी आवाज़ें थी वो बस सुन रहे थे, लेकिन वो आवाज़ें तुरंत ही एक सॉफ्ट सी या फिर कहें कि तेज़ रोने की आवाज़ में बदल गई जब उन्हें रोने की आवाज़ सुनाई दी। और सिर्फ एक नहीं बल्कि दो दो रोने की आवाज़ें सुनाई दी थी। ये सुनकर तो सबसे ज़्यादा खुश हुए थे लेन ई, विंग एंड ऑफ कोर्स लेंचेन। धोने वाले उनके फेस पर भी एक बहुत बड़ी स्माइल थी। ये लूसी भी वहाँ खड़ी हुई थी, लूसी के पेट पर भी अपना हाथ था। शायद वो भी यही सोच रही थी कि एक न एक दिन उसका भी बेबी ऐसे ही होगा। एंड वांग जी जिसके फेस पर क्या चलता है कोई समझ ही नहीं सकता। उसका फेस तो जैसे स्टोन हार्टेड कोल्ड हार्टेड पर्सन की तरह होता है, तो उसका वैसे ही था। उसके एक्सप्रेशन में ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हिलर्स ने हुसैन को दूसरे रूम में शिफ्ट किया है, फिर कहेंगे दूसरे बेड पर शिफ्ट किया, तो सभी लोग अंदर चले गए। तो उन लोगों ने वो दो दो क्यूट पर्सन की तरफ देखे, वो दो दो क्यूट बेबीज थे, दोनों ही बेबी बॉयज़ थे। और ये देखकर तो विंग इतना खुश था कि वो सबसे पहले गया, उसने हुसैन को करते हुए कहा, हुसैन ये दोनों कितने क्यूट है, ये दोनों बिल्कुल तुम पर गए हैं, इनकी आंखें देखो, ये तो बिल्कुल तुम पर गए हैं, उनकी स्माइल बिल्कुल शेनका पर गई है। ये सुनकर हुसैन मुस्कुराया और उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने हुसैन के हाथ को पकड़ते हुए कहा, कांग्रेस बडी, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस पर हुसैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये सुनकर विंग ने बस एक स्मृक दिया, और वो हुसैन उस स्मृक से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ था, और उसने अपने दोनों बेटों की तरफ देखा। उसके बाद विंग ने एक बार और भी हुसैन को हक किया, और शायद वो हुसैन के कान में कुछ बड़बड़ाया। ये सुनकर हुसैन ने बस नोट किया। उसके बाद हुसैन ने दोनों बच्चों को अपनी गोद में ले लिया था। तभी लेंचरे ने हुसैन की तरफ बढ़ते हुए कहा, हुसैन अब तुमने बर्थ दे दिया है, तो कुछ दिनों के लिए तो तुम बेड से नहीं उठ सकते, लेकिन जब इतना टाइम हो जाएगा कि हमें इन बच्चों की नेम सेरेमनी करनी होगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज से 1 हफ्ते बाद हम इन बच्चों की नेम सेरेमनी करेंगे। एंड उसके बाद जैसा कि मिस्टर नी का लेटर आया था, कुछ दिनों के लिए तुम वहाँ पर जा सकती हो।
ये सुनकर वो सांग के फेस पर स्माइल आ गई और उसने इंजीनियरिंग की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच अंकल, मैं भी अपने गाँव को बहुत मिस कर रहा हूँ। ये सुनकर लेंजरे ने नोट करते हुए कहा, हाँ एंड तुम्हारे गाने कहा था वो आ जाना भी चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि तुम्हारा लेबर तुम्हारे जो लेबर डेज वो आसपास ही हैं, लेकिन उन्हें कुछ अर्जेंट आ गया एंड तुम तो जानते हो कि तुम्हारा सास भी प्रेग्नेंट है, तो इसीलिए वो आ नहीं सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि तुम वहाँ पर आओ। तो अब जब बेबीज बॉर्न हो चुके हैं तो एक हफ्ते बाद तुम वहाँ पर जा सकते हो। इससे तुम्हारे सास जी को भी तो कंपनी दे दोगे और वहाँ पर बहुत सारी एल्डरली वुमेंस हैं जो तुम्हारे बच्चों का ख्याल भी रख लेंगी। वैसे हम हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस को मिस तो करेंगे, लेकिन तुम्हारी कोशिश बढ़कर ये नहीं है। ये सुनकर वो सांग ने बस नोट किया एंड फिर क्या था, वो जो हफ्ता था वो भी बीच में बीत गया था। कुछ इंसिडेंट बीच में हुए नहीं थे, बस एक इंसिडेंट हुआ था और वो था विंग की जो बोल्डनेस थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। एक दिन वांग जी कोलपोन में बैठकर बात ले रहा था एंड वो उसका जो अपर हाफ था वो पूरी तरह से ही नेकेड था। वो उसने बस ट्राउजर्स पहन रखे थे और उसके बाल खुले थे, उसके बाल सिर पर फॉरेस्ट रिबन नहीं था। वही विंग जो घर पर बोर हो रहा था तो वो बाहर निकला था फॉरेस्ट में घूमने के लिए, तो वो ऐसे ही उछलता कूदता हुआ जा रहा था, तभी उसकी नज़र जंगल से ही वांग जी के ऊपर गई जो कि कोलपोन में बस सीधा स्टिफ बैठा हुआ था। ये देखकर विंग के फेस पर एक स्मित आ गया, एक नोटिस स्माइल आ गई। वो फिर से बनी की तरह उछलता हुआ उस कोलपोन के किनारे पर जाकर खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही वो किनारे पर जाकर खड़ा हुआ उसकी आंखें नैरो हो गई क्योंकि वांग जी की पीठ उसकी तरफ थी, तो वो देख सकता था कि वांग जी की बॉडी पर स्कार्स थे और वो स्कार्स भी पुराने नहीं लग रहे थे, वो फ्रेश लग रहे थे। इतने फ्रेश कि विंग ये बता सकता है उनको देखकर कि ये स्कार्स आज से 15 दिन पुराने होंगे, इससे तो पुराने ये स्कार्स नहीं है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे पहले भी वांग जी की पीठ पर निशान थे जो कि शायद फेड होते हुए लग रहे थे, लेकिन उनके जो निशान घाव जो थे वो तो फेड हो चुके थे, लेकिन निशान उस चीज़ ने छोड़ दिए थे। एंड साथ ही कुछ नए घाव भी थे जो शायद 1 दिन 2 दिन पहले के थे। एंड वो घाव इतने ज़्यादा ब्रूटल थे कि वांग जी की जो स्किन थी वो उससे अभी भी रेड थी। ये देखकर वांग विंग के फेस पर फ्रोन आ गया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, इस एंग्री ओल्ड ग्रैंड पापा को कौन मार सकता है? मैं पिछले 1 डेढ़ महीने से यहाँ हूँ एंड कुछ दिनों के लिए तो मैं यहाँ से गया, तो उन दिनों को मैं अपनी उंगलियों पर काउंट कर सकता हूँ। तो फिर इस इंसान ने ऐसी क्या गलती की कि इसे इतनी ब्रूटल सज़ा मिली थी? और ये जो सज़ा है ऐसा लग रहा है जैसे बड़े डंडों से इसको मारा गया है, लेकिन यूजुअली घूसों में इतने बड़े डंडों से नहीं मारा जाता। ये तो इतनी बड़ी पनिशमेंट होती है जैसे कि आपने किसी की जान ले ली हो तब जाकर इतनी बड़ी पनिशमेंट दी जाती है। तो वांग जी ने क्यों ये पनिशमेंट ली थी? क्योंकि वो तो रूल्स का पक्का है। हाँ, उसने बस एक रूल तोड़ा था, उसके लिए भी किसी ने वांग जी से कुछ नहीं कहा क्योंकि लूसी की वजह से लूसी ने मना कर दिया था कि अगर वांग जी को पनिशमेंट मिलेगी तो पनिशमेंट वो भी लेगी क्योंकि गलती अकेले वांग जी की तो नहीं थी। तो फिर ये ये स्कार्स आए कहाँ से? विंग यही सब सोच रहा था। वही वांग जी जो बात ले रहा था उसे जब अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील हुई तो वो घूमा और उसने विंग की तरफ देखकर एक पल के लिए वो शॉक हो गया। लेकिन विंग जो स्कार्स को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका था। वांग जब उसने देखा कि वांग उसी की तरफ देख रहा है तो उसके फेस पर वही नोटी वाली स्माइल आ गई। उसने अपनी अपर रोब्स को उतारते हुए कहा, लेनर गागा, अपने हस्बैंड के बिना कॉल पाउंड में बात ले रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये बोलकर विंग ने अपने अपर रोब्स को उतारा, यहाँ तक कि विंग तो अपने ट्राउजर को भी उतार दिया था। उसे कोस्टामर नाम की चीज़ नहीं है क्योंकि आंग जी से पहले फुल्ली देख चुका है। विंग ने अपने शूज़ को उतारा और वो भी कोल्ड पाउंड में आ चुका था क्योंकि वांग जी तो अपने कपड़े लेकर आया था। अगर वो अपने कपड़े नहीं खोल लेगा फिर वो ऐसे ही गिला हो जाएगा, तो उसके कपड़े कौन लेकर आएगा? और वो भीगता हुआ जिंदगी में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। रात तक विंग इस पर हीटिंग तलिस्मान भी नहीं लगा सकता, इसीलिए वो वहाँ पर आ गया। जैसे ही वांग जी ने विंग को देखा वो तुरंत घूम गया, उसकी जो पीठ विंग की तरफ थी वो तुरंत घूम गया और उसने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर विंग ने स्मित किया, वो वांग जी के पास आ चुका था और उसने वांग जी को उस नेकेड चेस्ट पर इशारा बनाते उंगलियों से ट्रेस करते हुए कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? वैसे मैं आया तो जंगल घूमने था, लेकिन अब मेरा मूड चेंज हो रहा है। ये बोलकर वो वांग जी के पास आने लगता है। वांग जी ने ये देखकर विंग की तरफ देखते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम? अभी दिन का टाइम है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है। इस पर विंग ने कहा,
कोई भी आ सकता है, डोंट वरी। ये बोलकर विंग ने अपने पास से एक तालिज़बान निकाला और उसको हवा में फेंका, जिससे कि वांग जी और वो दोनों देख सकते थे कि एक जो बैरियर था वो क्रिएट हो गया। पर वांग जी उसके बैरियर के बाहर भी देख सकता था। ये देखकर वांग जी ने कहा, तुमने ये क्या किया है? इसके आर पार देखा जा सकता है। ये सुनकर विंग वांग जी के पास आया और उसने अपने दोनों हाथों को वांग जी के नेक में डालते हुए कहा, हाँ, इस बैरियर के हम आर पार देख सकते हैं, लेकिन बाहर जो कोई भी होगा उसे हम नहीं दिखेंगे। उन्हें बस यही लगेगा कि कोल्ड पाउंड में कोई नहीं है। तो हस्बैंड, अब जो हम करना चाहें वो यहाँ पर कर सकते हैं, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा, जो कि उसी की तरफ झुक रहा था, और विंग झुका और उसने वांग जी उस पर बस किस करना शुरू कर दिया था। एक पल के लिए तो वांग जी शौक रह गया था। वो विंग को पुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद वांग जी अपनी पूरी ताकत के साथ पुश नहीं कर रहा था, क्योंकि पहले तो वांग जी विंग के साथ ज़बरदस्ती तक कर लेता था, जबकि विंग पूरी ताकत लगाया करता था। लेकिन अभी वांग जी भी पूरी ताकत लगा रहा है और विंग तो अपनी पूरी ताकत लगा भी नहीं रहा है, तब भी वांग जी विंग को पुश नहीं कर पा रहा था। 2-4 मिनट वांग ने रेसिस्ट किया, वो किस नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ज़्यादा देर वो अपनी डिज़ायर से कंट्रोल नहीं कर पाया। जब विंग ने उसके लिप्स पर बाइट किया और अब विंग उसको ओपन माउथ किस देने लगा, तो तुरंत वांग जी के हाथ धीरे धीरे विंग की उस बेयर वेस्ट में चले गए एंड विंग को उसने अपने क्लोज खींच लिया। ये देखकर विंग के फेस पर एक स्मिक आ गया। उसके बाद उन दोनों का जो मेकआउट सेशन था वो ऐसे ही चलता रहा, और वो मेकआउट सेशन और भी ज़्यादा हो गया। वो सिर्फ मेकआउट नहीं रहा था, बल्कि वो दोनों ही वहाँ पर कोल्ड पाउंड में उन दोनों ने अपनी अपनी नीड्स को कंप्लीट किया। और उसके बाद जब विंग को लगा कि हाँ अब बहुत हुआ है, तो कोल्ड पाउंड से उसने ठीक से बात लिया और वो बाहर आ गया। उसने अपने रोब्स को पहना और वांग की तरफ देखते हुए कहा, वैसे कल होइसांगा का बैंक्वेट होने वाला है, तो मुझे अभी काई टाउन जाना है, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए कोई ढंग के कपड़े नहीं हैं। तो जल्दी से बात लो और चुपचाप बाहर आ जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ काई टाउन में जाना है। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस नोट किया। उसके बाद विंग भी जा चुका था और वांग जी भी बात लेकर आ चुका था। उसके बाद वो लोग काई टाउन में गए थे एंड बिना कुछ कहे विंग को जो पसंद आ रहा था वो सब कुछ ले रहा था। उसे वेसांग के लिए गिफ्ट भी तो लेने थे, तो वेसांग के लिए भी गिफ्ट देख रहा था, अपने लिए भी उसे जो पसंद आ रहा था वो ले रहा था, क्योंकि मनी पे जो था वो वांग जी कर रहा था। यही देखकर विंग उसको जो पसंद आ रहा था वो वही ले रहा था। विंग ने बहुत सारे रोप्स ले लिए थे, ज्वेलरीज ले ली थी, हेड पीस ले लिए थे एंड रेड रिबन। उसके पास वैसे तो अपनी माँ का रेड रिबन है, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो विंग ने और भी दूसरे रेड रिबन लिए थे, क्योंकि उसे पसंद है। एंड उसके बाद उसने इनमें लंच किया। लंच ऐसा ऐसा नहीं था, उसने खुद स्पाइसी फूड मंगाया, साथ में एम्प्रेस स्माइल भी मंगाई थी। ये देखकर वांग को गुस्सा भी आया था, उसने विंग को वॉर्न भी किया था, लेकिन विंग तो विंग है, उसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए उसने स्पाइसी फूड खाया भी, वाइन भी पी एंड खाने के बाद उसने स्पाइसी सॉस भी लिया उस इनसे, जिन्हें उसने वांग जी की उस ग्वानिन पाउच में डाला, जिसके बाद भी वांग जी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके बाद वो लोग आ चुके थे। जब वो लोग आए तो उन्होंने देखा कि लूसी गेट पर वांग जी का वेट कर रही है, क्योंकि जब वो गए थे तो लूसी ने भी आने की ज़िद की थी, लेकिन विंग तो विंग है। उसने लूसी को समझाया कि लूसी, तुम प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी में से घूमना अच्छी बात नहीं होती, हिलर ने मना किया है। इस वक्त लूसी कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो विंग के खिलाफ जाएगी तो विंग कुछ भी कर सकता है। ये बात वांग जी ने लूसी को समझा दी थी, तो इसीलिए लूसी उसके खिलाफ जा भी नहीं सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं लूसी को ये यकीन था, आखिर वांग एक बार बेबी होने के बाद वांग जी कितना ही उनसे दूर रह लेगा। इसीलिए कभी कभी वो जानबूझकर कुछ ऐसी हरकतें कर देती है जिससे वांग जी को थोड़ी देर ज़्यादा उसके पास रुकना पड़े। एंड फाइनली वो दिन आ चुका था जब गुसू के क्लीन लीडर के बच्चों की नेम सेरेमनी होनी थी। आज पूरा गुस्सू ब्यूटीफुल डेकोरेटेड था, अलग अलग सेक्ट्स को बुलाया गया था। सभी लिटरली जितने भी सेक्ट्स थे सभी आए थे, छोटे बड़े सभी सेक्ट्स आए थे, क्योंकि बहुत बड़ा ओकेजन था। एंड आज की जो पार्टी का होस्ट था वो विंग था, जिसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस पहन रखी थी, जो कि गुसू लैंड क्लैन को रिप्रेजेंट करती है। जब विंग वहाँ पर गया था तो उसने वहाँ पर खड़े रहकर ये ड्रेस को बनवाया था। वो ड्रेस एक्सपेंसिव लग रही थी एंड इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि वो उस ड्रेस को पहनकर ऐसा लग रहा था कि विंग आज उस पार्टी का सेंटर है, लेकिन विंग बस होस्ट था। एक्चुअली विंग ने वो जानबूझकर वो पहनी थी। विंग ने सोचा था कि जब तक वो जियांग सेक्ट में रहा
तब तक तो उसने इस नज़रिए से जियांगसेट को देखा कि उसे जियांगसेट को सिर्फ सर्व करना है, जो कि उसके पेरेंट्स ने भी किया था। इसीलिए विंग ने कभी खुद पर कुछ खर्चा किया नहीं। उसे सैलरी मिला करती थी, उससे नॉर्मल कपड़े खरीदता था और अगर किसी की मदद करने की ज़रूरत हो तो मदद किया करता था। वैसे जब वो जियांग सेक्ट में था तो खाना पीना सब उसका जियांग परिवार में हुआ करता था, तो उसे इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती थी। बस महीने में कपड़ों के लिए सैलरी मिला करती थी, जो भी इतनी नहीं होती थी कि वो इतने अच्छे कपड़े खरीद सके। लेकिन जब यहाँ पर वीइंग के पास अपना हस्बैंड था और वो भी खड़ूस वाला, तो वीइंग को भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। वीइंग ने सोचा था कि वीइंग शुरू से ही वीइंग ने दूसरों के बारे में सोचा है। पहले उसने जियांग फैमिली के बारे में सोचा, जब वो यहाँ आया तो शुरुआत में उसने वांगजी और लूसी के बारे में सोचा, लेकिन अब वो बस अपने बारे में सोचेगा। तो उसने सोचा, वो बस दिखाना चाहता था जियांग फैमिली को कि जिस शादी को उन्होंने फ़ायदे के लिए करवाया था उसमें वीइंग कितने फ़ायदे में है। वो बस दिखाना चाहता था कि वो वीइंग को वीक पर्सन नहीं है और वो वहाँ पर कितना खुश है। वो आज विंग खुद के लिए जीना चाहता था और दूसरों के लिए जीकर थक चुका था, इसलिए विंग बस खुद के लिए जीना चाह रहा था। वो बैंक्वेट चल रहा था, जिनसेक्ट, वेनसेक्ट, लेनसेक्ट, लेन तो था ही, नीसेक्ट सभी वहाँ पर आए थे। वेनसेक्ट की जो राजकुमारी थी वेनचिंग, उसकी शादी जियांगसेक्ट के राजकुमार जियांगचेंग के साथ हो रखी थी और वही मेन क्वीन होने वाली थी। जब भी जियांगचेंग राजा बनेगा तो मेन क्वीन वेनचिंग ही होगी, क्योंकि वो कैपेबल है। एंड जिनसेक्ट का एक गेर बेटा है जिन मेंग्या, उसकी शादी नीसेक्ट के सेक्ट लीडर नी मिंगजी से हुई थी, जो कि नेहुसांग का भाई भी है। मेंग्या एक स्वीट पर्सन है जो कि अपने हस्बैंड और अपने ब्रदर इन से बहुत प्यार करता है और वो एक पोलाइट पर्सन है, सबके साथ वो पोलाइटली बात करता है, अच्छा है। वहीं लेकिन उसका जो फादर है वो पूरी तरह से अलग है। जिन वोंगहान एक हमेशा की तरह बस नीच पर्सन है, उसे बस कोई भी औरत दे दो या फिर बॉय भी चलता है, वो सबसे गिरा हुआ इंसान है इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का, वही वेंद्रुहान, जो कि पावरफुल है एंड इसको कोई डिले नहीं कर सकता। वो एक ऐसे कह सकते हैं कि वो एक रायतोस या फिर कहें कि एक न्यायप्रिय राजा है। उसकी भी सिर्फ एक ही रानी है एंड उसने भी आज से पहले ना तो कोई मिस्ट्रेस ली है ना ही कोई कंकूबान ली है। उसे भी बस अपनी एक ही रानी से प्यार हो, उसी से रखता है। एंड वेंसेक्ट में भी ये रूल की तरह ही आज से पहले भी कभी किसी ने एक रानी से ज़्यादा रानियाँ नहीं रखी है, वो भी बस एक ही रानी रखते हैं। तो इसी तरह और भी बहुत सारे छोटे छोटे सेक्ट आए थे, चेन सेक्ट आया था एंड एक मिस्टर याव भी आए थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आए थे, क्योंकि लेन सेक्ट कितना बड़ा सेक्ट है और अगर उसी में नहीं आएंगे जब इन्विटेशन गया है तो ये तो लेन सेक्ट का अपमान हो जाएगा ना, तो इसीलिए वो सभी लोग वहाँ पर आए थे। वहीं दूसरी तरफ वी सबको सर्व कर रहा था, आई मीन सबका ध्यान रख रहा था कि सब लोग कंफर्टेबल तो है ना, इनको बात करनी हो तो वो कर रहा था। उसके बाद बेबीज़ की जो नेम सेरेमनी थी वो होना शुरू हो चुकी थी। प्रिस्ट ने उन बेबीज़ के नेम रखे। जो बड़ा था, जो कि छोटे वाले से 5 सेकंड पहले हुआ था, उसका नाम लेन सिजुई रखा गया एंड वो जो कि छोटा था 3 सेकंड सिजुई से, उसका नाम लेन जिंगई रखा गया। ये थे क्लैन लीडर लेन के 2 बेटे। और हुईसांग बहुत ज़्यादा खुश था, एक बेबी हुईसांग के पास था और एक बेबी लेंशियन के पास था। सभी लोग लेंशियन को कांग्रेस कर रहे थे, बहुत सारे गिफ्ट्स भी आए थे जो कि वो लेंशियन को दे रहे थे। वैसे बैंक्वेट स्टार्ट था, कुछ लोग ड्रिंक कर रहे थे, वैसे तो उसमें ड्रिंक करना अलाउड नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा फेस्ट की तरह था, तो अगर वो सिर्फ टी सर्व करेंगे तो इसे थोड़ी चलेगा, क्योंकि सभी उनके अलावा सभी लोग वाइन ही पीते हैं बैंक्वेट में, तो वाइन मंगवाई गई थी। और ये विंग के लिए और भी ज़्यादा अच्छा था, वो भी इंजॉय कर रहा था। बस वो लेंजरन की नज़रों में नहीं आ रहा था, ना ही लेनी की नज़रों में आ रहा था, वो बस चुप चुप कर पी रहा था, लेकिन वो पी रहा था एंड साथ ही वो ख्याल भी रख रहा था। जियांग फैमिली भी वहाँ पर आई थी, लेकिन विंग ने बस उन्हें एक बार ग्रीट किया था और वो जियांग यानली से मिला था, जो कि जिनसेक्ट के साथ आई थी। यानली भी प्रेग्नेंट थी और विंग खुश था यानली के लिए, क्योंकि सिर्फ एक यानली ही थी जियांगसेक्ट में जिसने कभी थोड़ी सी ही सही विंग की परवाह की थी। उसके अलावा तो किसी ने विंग को ज़्यादा परवाह नहीं की, तो विंग ने भी आज किसी की ज़्यादा कुछ परवाह नहीं की। उसने बस उन लोगों को अपनी अपनी जगह दिखाई थी, हमें सीट दिखाई थी कि उन्हें कहाँ बैठना है। वो बैंक्वेट पार्टी यही चल रही थी, लेकिन तभी कुछ बातें थी, कुछ विस्पर होने लगे और वो विस्पर थे कि सच में, क्या तुम सच बोल रहे हो, तुम झूठ नहीं बोल रहे। लेन वांग जी के एक मिस्ट्रेस है और लेन वांग जी का एक आई मीन एक लड़की उसके बेबी से प्रेग्नेंट होने वाली है, लेकिन लेन वांग जी की शादी तो व्यूशन से हुई थी ना। तभी
एक और विस्पर, ऐसे ही कई सारे विस्पर चल रहे थे कि लिन वांगची की मिस्ट्रेस है, घुसू के तो रूल के खिलाफ है ये, और भी ब्ला ब्ला फलाना ढिमकाना बहुत सारी बातें चलने लगी थी। और ये विस्पर लेन फैमिली के पास भी पहुंच रहे थे। तभी सबसे ज़्यादा जो डर्टी बातें बोल रहा था वो था जिन गोंगशान। और ये कहीं ना कहीं विंग भी सुन रहा था और बहुत देर से सुन रहा था। वो भी अपनी सीट पर बैठा हुआ था और वो अल्कोहल पी रहा था, वो अपनी एम्प्रेस स्मेल एंजॉय कर रहा था, लेकिन वो बहुत देर से सुन रहा था जिन गोंगशान की बातें। जिन गोंगशान ने लिन वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, हमने तो घुसू के सेकंड हायर के बारे में बहुत सुना था, लेकिन ये सच में कैरेक्टरलेस निकला। मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। ये सुनकर तो विंग की जो लाइन होती है वो क्रॉस हो चुकी थी। विंग खड़ा हुआ और वो जिन गंगशान के पास गया। उसने जिन गंगशान को वाइन सर्व करने के बहाने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि वो छुपा कर बोल रहा है, वो साफ साफ बोल रहा था। उसने जिन गंगशान की तरफ देखते हुए कहा, कुल प्रमुख जिन, आप आज यहाँ हमारी फैमिली के फंक्शन में आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ फंक्शन ही इंजॉय करें। हमारी फैमिली में क्या चल रहा है उसके बारे में आप बात नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में सब जानते हैं कि किसका कैरेक्टर कैसा है और कैरेक्टरलेस कौन हो सकता है। और आप इससे आपसे ज़्यादा तो ये चीज़ कोई जान ही नहीं सकता कि किसको अपने बेड में लाना है, किसको रखना है, फिर किसी को बस छोड़ देना है, किसको अपनी रानी बनाना है, किसको अपनी कंक्यूबाइन बनाना है। तो आज हमने ये खुशी के लिए रखा है, हमारे हाईएस्ट बोर्न हुए हैं, तो हम खुश हैं। तो प्लीज़ इस खुशी में नमक मत डालिए और जो आग लगी हुई है उसमें घी डालने का काम मत कीजिए। बैंक्वेट में आए हो तो बैंक्वेट इंजॉय कीजिए। ये बोलते हुए विंग की ऐसा लग रहा था कि जैसे कि विंग के आसपास एक ब्लैक एनर्जी एमिट हो रही है, और उसे देखकर सच में जिन गोंगशान को डर लग रहा था, क्योंकि विंग की आंखें पूरी तरह से रेड हो चुकी थी। विंग की बातें तो सबने सुनी थी और सभी लोग समझ चुके थे कि विंग सभी की तरफ इशारा कर रहा है कि क्या किसका कैरेक्टर कैसा है, लेकिन विंग की जो आंखें थी वो सिर्फ जिन गोंगशान ने देखी थी, और वो आंखें जिन गोंगशान का मुंह बंद करने के लिए काफ़ी थी। तो ये देखकर विंग खुश था। उसके बाद विंग खड़ा हुआ एंड वो वापस जाकर अपनी एम्प्रेस स्माइल पीने लगा। वो उस ड्रिंक को पीने ही वाला था, तभी उसने हुईसांग की तरफ देखा एंड हुईसांग ने भी उसकी तरफ देखा। हुईसांग ने बस नोट किया, इस पर विंग ने भी नोट किया और उसने उस ड्रिंक को पिया। अब ऐसे ही पार्टी चल रही थी, लेकिन विंग को डिजी फील होने लगा। ये विंग के लिए थोड़ा अजीब था, क्योंकि विंग एक विंग का जो हाई एल्कोहल टॉलरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। विंग बहुत ज़्यादा वाइन कंज्यूम कर सकता है, तो उसे अभी डिजी कैसे फील हो रहा था। पर अभी उसे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अभी अगर वो यहाँ पर बेहोश हो गया और उसे कुछ अजीब फील हो रहा है, उसे हॉटनेस फील हो रही थी, इसलिए विंग उठा और वहाँ से जाने लगा। हुईसांग को ऑलरेडी उसके रूम में भेज दिया गया था, क्योंकि हुईसांग थक चुका था और बेबीज़ को भी आराम की ज़रूरत थी। तो हुईसांग वहाँ से जा चुका था और वहाँ पर बस एल्डर्स थे एंड कुछ से और भी औरतें थी जो बातें कर रही थी। विंग को भी लग रहा था कि उसे यहाँ से उठकर जाना चाहिए, क्योंकि उसे अजीब फील हो रहा था। जब उसने बैंक्वेट में जाया तो देखा तो उसे वांगजी कहीं नहीं दिखाई दिया, क्योंकि इस वक्त उसे वांगजी की ज़रूरत थी और ये चीज़ विंग फील कर पा रहा था। इसलिए विंग उठा और बैंक्वेट से बाहर जाने लगा। वो चलते चलते उसे डिजी फील हो रहा था तो गिरने वाला, लेकिन तभी किसी ने उसे थाम लिया। विंग ने जब अपनी उन्हीं आधी खुली आंखों से देखा तो वो लेंसी चेन थे। ये देखकर लेंसी ने विंग की तरफ देखा और कहा, मास्टर भी क्या हुआ, क्या आपने वाइन ज़्यादा पी ली है? ये सुनकर विंग ने लेंसी की तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है ज़रूर। क्या आप मुझे मेरे रूम तक छोड़ दोगे? ये सुनकर लेंशन के फेस पर जैसे कुछ चेंज हुआ हो, और उनकी जो पकड़ थी वो विंग की वेस्ट पर हल्की सी थी, वो धीरे धीरे विंग की वेस्ट पर और ज़्यादा बढ़ने लगी। और उसने अपनी डीप वॉइस में कहा, क्यों नहीं मास्टर वी, मैं आपको अपने रूम तक ज़रूर छोड़ दूंगा। ये बोलकर वो विंग को वैसे ही ले जाने लगे। लेंशन ने विंग के एक हाथ को अपने नेक के अराउंड रेप कर लिया और वो भी बहुत अननेसेसरी ज़्यादा ही टाइट कर लिया, और अपने हाथ को भी विंग के वेस्ट पर बहुत ज़्यादा ही टाइट कर लिया। उन दोनों को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये दोनों अलग अलग हैं। दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे एक साथ ही चल रहे हों। लेंशियन विंग की तरफ देखे जा रहे थे, क्योंकि विंग का पूरा फेस पसीने में भीग चुका था। गुस्सू में इतनी ठंड होती है फिर भी विंग को पसीना आ रहा था। ऊपर से विंग के जो लिप्स थे वो वाइन पीने की वजह से
गीले थे और ऊपर से कुछ वाइन विंग के लिप्स पर अभी भी थी और बार बार विंग अपने लिप्स को लिक कर रहा था। ये सीन बहुत ज़्यादा हॉट था देखने वालों के लिए और लेंशियन भी सब देख रहा था। लेंशियन की आंखों का कलर चेंज हो रहा था, उनकी आंखें धीरे धीरे डार्क हो रही थी और लेंशियन फाइनली विंग को जिंगशे में ले जा चुके थे जहाँ पर कोई भी नहीं था, ना वांग जी थे ना लूसी थी। लूसी आज अपने परिवार वालों के साथ रुकने वाली थी और वांग जी अभी तक आया नहीं था। विंग को अब जब दिखा कि जिंगशे आ चुके हैं तो वो जिंगशे में गया पर थोड़ा सा वो घुमा, उसने जिंगशे की तरफ देखा एंड आई मीन बो करते हुए कहा। उसे खड़ा तो नहीं हुआ जा रहा था लेकिन फिर भी उसने कैसे भी बो किया और कहा, आपका शुक्रिया लेंशियन, आप यहाँ से जा सकते हैं। ये बोलकर विंग ने बस दरवाजे को हल्का सा बंद किया क्योंकि वो उसके हाथ कांप रहे थे। उसे अंदर जाना तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो बस बाथ टब में या फिर ठंडे पानी के नीचे बैठ जाए। वो अंदर गया और उसने अपने रोब्स को उतारना शुरू कर दिया। विंग ने अब बस अपना इनर रोब पहन रखा था एंड विंग ने अपने बाल खोल दिए थे। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और कोई अंदर आया। विंग को लगा कि शायद ही वांग जी होगा, लेकिन वो डोर थोड़ा धीरे ओपन हुआ था तो विंग ने सुना, लेकिन उसका दिमाग इतना डिसी था कि उसे वो तुरंत भूल गया कि डोर ओपन हुआ है और कोई अंदर आया है। विंग अपने अपर रोब को भी खोलने ही वाला था, तभी किसी ने उसे पीछे से हक कर लिया और वो उस इंसान के सर से विंग अपनी नेक पर फील कर पा रहा था। विंग ने उस इंसान के हाथों पर अपने हाथों को रखते हुए कहा, वांग जी, तो तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें पूरे बैंक्वेट में ढूंढ रहा था। ये बोलकर विंग हल्का सा घूमा, लेकिन सामने वाले पर्सन को देखकर विंग शॉक हो गया क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि लेंशिचेन थे। ये देखकर विंग शॉक था और विंग को अभी डिजी फील हो रहा था। हाँ, उसे नीड्स थी, लेकिन पर जैसे उसने लेंशियन को देखा उसने तुरंत लेंशियन को पुश किया और कहा, जवूजुन, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप गए नहीं? ये सुनकर लेंशियन ने विंग की तरफ बढ़ते हुए कहा, मास्टर भी, मुझे आपकी हालत देखी नहीं जा रही है, मैं बस आपकी मदद करने आया हूँ। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी हुई कि उसने लेंशियन की तरफ देखा। वो धीरे धीरे पीछे जा रहा था। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी मदद कर लूँगा, अभी वांग दिया जाएगा, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। ये सुनकर लेंशियन ने स्मित करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर जाने के लिए आया हूँ? बहुत हो गया विभूषण, बहुत हो गया। मैंने बहुत सह लिया एंड बहुत इंतज़ार कर लिया। अगर आज कोई यहाँ पर आ भी जाएगा ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज मैं तुम्हें पाकर रहूँगा। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी और उन्होंने कहा, आप क्या बोल रहे हो लेंशियन? नहीं, मैंने अल्कोहल पी रखी है इसीलिए शायद मुझे गलत वर्ड सुनाई दे रहे हैं। प्लीज़ जोजन, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ये सुन पर लेंशियन जाने के बजाय विंग के पास आया और उन्होंने विंग की वेस्ट में हाथ डाला और उन्हें अपने क्लोज खींचते हुए कहा, तुम कुछ भी गलत नहीं सुन रहे हो, तुम सब कुछ सही सुन रहे हो। मैं यहाँ पर जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। और तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम यहाँ पर इस सेक्ट में भी सिर्फ मेरे लिए आए थे। वो कुछ दिनों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी जो कि अब क्लियर हो चुकी होगी, लेकिन तुम सिर्फ मेरे हो। ये बोलकर उन्होंने विंग को बस बेड पर पुश कर दिया। विंग, जिसका पूरा शरीर विंग को नम फील हो रहा था, उसका से डिजी फील हो रहा था, उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो लेंशियन को पुश कर सके। लेंशियन विंग के ऊपर आया, उनकी तरफ देखते हुए कहा, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने इस दिन का कब से इंतज़ार किया है विभूषण, कब से। मैं तुम्हें कब से इस तरफ आना चाहता था, मेरे नीचे ऐसे ही मेरे नाम से मौन करते हुए। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने कितना इंतज़ार किया है तुम्हारे इतना पास आने के लिए, तुम्हें अपने नीचे देखने के लिए। मैंने कितने पापड़ बेले हैं, मैंने कितने झूठ बोले हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो गई और उसने लेंशियन की तरफ देखा। लेंशियन विंग की तरफ देख रहे थे और वो धीरे धीरे विंग की तरफ झुकने लगे। उनके लिप्स विंग के लिप्स को टच होने ही वाले थे, लेकिन तभी विंग ने एक ज़ोरदार किक लेंशियन के एब्डोमेन में की और उन्हें पुश कर दिया। और वो हमला इतना अचानक था और इतना ताकतवर था कि लेंशियन उसे संभाल ही नहीं पाए। एक डिजीभूषण इतना जोर से हमला कैसे कर सकता है? लेंशियन जब उस हमले से संभले, उनके पेट में बहुत बुरी तरीके से चोट लगी थी। जब वो उस हमले से संभले तो उन्हें सामने तक
सामने की तरफ देखा जहाँ पर विंग ने अपने अपर रोब को पहन लिया था। विंग के फेस पर कोई पसीना नहीं था, कोई डिजीज नहीं थी, उसकी आंखें अब आधी खुली हुई नहीं थी, बल्कि विंग की आंखें पूरी खुली हुई थी, जिनको मैं डिस्गस्ट था। और ये देखकर लेंशियन ने विंग की तरफ देखा और कहा कि तुमने रोब्स वापस पहन लिए, तुम्हारी तुम तो नशे में थे ना। ये सुनकर विंग ने स्मित करते हुए कहा, मैं और नशे में? आप मुझे इस दुनिया की पूरी शराब भी लाकर पिला दोगे ना, तो भी मैं नशे में नहीं होऊंगा। और आपको क्या लगता है आप मेरा फ़ायदा उठा लोगे? मेरा विभूषण का फ़ायदा, जिसको मेरी मर्ज़ी के बिना सिर्फ एक इंसान ने छुआ था, और उस इंसान की मैंने ऐसी आदत कर दी है कि अब वो मेरी मर्ज़ी के बिना वो किसी और को भी नहीं छू सकता। तो आपको क्या लगता है आप मेरी मर्ज़ी के बिना मुझे छू लोगे? आपकी इतनी हिम्मत। ये बोलकर विंग लेंशिया के पास आया। उसने उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा, मतलब हुईसांग का शक सही था, हमें आप पर सिर्फ शक था, लेकिन आज मेरा शक यकीन में बदल गया है। वो सब लेनवांग जी ने खुद नहीं किया था, वो सब तुमने उससे करवाया था, है ना? ये सुनकर लेंशिया ने विंग की तरफ देखा। उसकी आंखें अभी भी डार्क थी। विंग ने लेंशिया की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये सब उसी इंसान के मुंह से सुनना चाहता हूँ जिसने ये सब सहा है और मुझे फील करवाया है। ये सब करने के बाद भी उसकी एक गलती अभी भी है, जो कि उसे भुगतनी पड़ेगी। तो तब तक और जब तक कि पूरी सेक्ट के सामने मैं आपका सच नहीं ले आया था, तब तक ज़बूज़ुन या फिर कहें कि क्लैन लीडर, जो कि अभी कुछ ही घंटों में क्लैन लीडर नहीं रहने वाले हैं, तो आप बस थोड़ा वेट कीजिए। ये बोलकर विंग खड़ा हुआ और उसने अपने पास से कुछ तालिस्मान निकाले। विंग ने उन तालिस्मान का यूज़ किया और लेंशियन को बाइंड कर दिया एक रस्सी जैसी चीज़ में, जो कि शाइन कर रही थी। लेंशियन उसे छूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं छूट पा रहे थे। लेंशियन ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने क्या किया है? ये सुनकर विंग ने कहा, आपने क्या किया है और क्या नहीं, ये सारा सबूत मेरे पास है। तो आपको जो भी किया है वो मैं आपको सभा में बता दूंगा। अभी मुझे किसी और से डील करनी है। तब तक हैव अ गुड नाइट, क्योंकि आज के बाद आपकी नाइट कभी भी गुड नहीं होने वाली। ये बोलकर डिस्गस्ट में लेंशियन की तरफ देखता है। वहीं दूसरी तरफ वांगी जो बैंक्वेट में था, जिस बैंक्वेट से कब का वो निकल चुका था और वो पीछे के जंगल में आ चुका था जहाँ पर झरना था। वांग जी के चारों तरफ 4 से 5 अल्कोहल के एम्प्रेस स्माइल के जार पड़े हुए थे, कुछ तो टूट रहे थे, और वांग जी बस सामने झरने की तरफ एक तक देखे जा रहा था। बारिश का मौसम था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जो कि वांग जी के आंसू के साथ मिलकर गायब हो रही थी, या फिर कहें कि वांग जी के आंसू बारिश के साथ मिलकर गायब हो रहे थे। वांग जी की आंखों में आंसू थे, आंसू भरे हुए थे, बस रो रहे थे। वांग जी ने बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, बहुत हुआ, उसने मुझे मना किया था, लेकिन मुझे जाना होगा। मैं उसे उस मॉन्स्टर के साथ नहीं छोड़ सकता, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। ये बोलकर वांग जी उठता है और लड़खड़ाता हुआ ही वो वहाँ से अपने घर की तरफ निकलने लगता है। जैसे ही वो जिंगशी के बाहर पहुँचता है, तो वहाँ से एक और इंसान घर से बाहर निकला था, जो कि और कोई नहीं बल्कि विभूषण था। जब वांग जी ने विभूषण की तरफ देखा, तो भी वहाँ पर आया और उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, हुसैन, तुम ठीक हो? शिशिन यहाँ थोड़ी आया था, तुम अकेले ही जिंक्शन में आए थे ना, मैंने तुम्हें मना किया था, तुम अकेले ही यहाँ पर आए हो, है ना? ये सुनकर विंग ने लेनवांग जी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैं यहाँ पर अकेला नहीं आया था, तुम्हारा भाई मुझे यहाँ पर लेकर आया था, और तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मुझे कितना प्यार से लेकर आया था। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने वांग जी की आंखों में देखते हुए कहा, इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मैंने तुमसे शादी करके शायद गलती ही कर दी। मुझे उस दिन लेंशियन से शादी कर लेनी चाहिए थी। अगर मैं उससे शादी कर लेता तो मैं हुईसांग के बच्चों को अपने बच्चा बनाकर पाल भी लेता, एंड लेंशियन को प्रॉब्लम भी नहीं थी दो शादियाँ करने की। और तुम्हें पता है वो मुझे कितने प्यार से यहाँ पर लेकर आए थे, और जो मैं तुमसे चाहता था वो सब सुन कर रहे हैं। ये सुनकर वांग जी की आँखें जिनमें आंसू थे उनमें और ज़्यादा आंसू बहने लगे, और वो विंग से दूर हो गया। उसके जो हाथ विंग को चेक कर रहे थे कि विंग ठीक है या नहीं, वो हाथ विंग से दूर हो गए। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, ओह, तो तुमने फाइनल डिसीजन बना ही लिया है।
ये बोलकर वांग जी ने अपनी नज़रों को विंग से हटा लिया और वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तो ठीक है, अगर तुमने डिसीजन बना ही लिया है तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है, तो तुम चाहो तो मेरे भाई से शादी कर सकते हो। वैसे भी मैं तो तुमसे प्यार भी नहीं करता, तो तुम उससे शादी कर सकते हो। ये बोलकर वांग जी दूसरी तरफ देख रहा था। विंग ये सब सुन रहा था, लेकिन अब उसकी लिमिट हो चुकी थी। बहुत इंतज़ार कर लिया उसने, ये सोच कर कि वांग जी उसे बताएगा, वांग जी अपने भाई के उस डिस्कस्टिंग फेस को उसके सामने रिवील करेगा। लेकिन वांग जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। आखिर ऐसा है क्या जो वांग जी को ये सब करने से रोक रहा है? आज विंग जान कर रहेगा। इसलिए उसने वांग जी की कॉलर को पकड़ा, उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेन वांग जी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या फिर तुम मुझे पागल समझते हो? हाँ, तुम पागल हो या फिर तुमने मुझे पागल समझ लिया है कि मैं पागल हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अगर तुम मुझे कुछ बताओगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम सब कुछ छुपा सकते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम अपने भाई के उस डिस्गस्ट फेस को सबसे छुपा लोगे? नहीं, तुम ना तो उसे मुझसे छुपा पाए और ना ही खुद से छुपा पाए। तो मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ वांग जी, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास रहूँ, अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो मुझे सच्चाई जाननी है। तुमने ये सब क्यों किया? मैंने मैंने मुझे नहीं पता, मुझे बस सच्चाई जाननी है और तुम मुझे सच्चाई बताओगे। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं ज़रूर उनके पास जाऊं, तो मुझे अभी के अभी सच्चाई जाननी है। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। वांग जी की आंखों में जैसे हल्की सी होप थी, लेकिन वो होप तुरंत फिर से जैसे वरी में पता नहीं किस में बदली। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। प्लीज़ तुम भाई के पास चले जाओ। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, उस इंसान ने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया है, फिर भी तुम उसे भाई कह रहे हो? तुम वांग जी, चिंता मत करो, किसी की जान खतरे में नहीं है। समझ में आया तुम्हें? किसी की जान खतरे में नहीं है। तुम्हारे मुझे सच बताने से किसी की जान खतरे में नहीं आने वाली। मुझे बस सच जानना है, मुझे सच जानना है। आधा सच मैं जानता हूँ, बस मुझे पूरा सच जानना है। वांग जी, मुझे सच बताओ। लिंगशेन ने तुम्हें ये सब करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि तुम इतने मजबूर हो गए कि तुमने किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। वांग जी फाइनली अब टूट चुका था, बहुत टूट चुका था, जब वांग जी ने इतने राजों को अपने अंदर दबा कर रखा था। लेकिन अब नहीं। पहले उसने सोचा था कि वो विंग को जाने देगा और अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार कर लेगा लूसी के साथ। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकता। जब विंग उससे सवाल पूछ रहा है, जब विंग ही चाहता है कि वांग सच्चाई बताए, जब विंग जानता है कि जब उनका फेस क्या है, तो वांग जी और झूठ नहीं बोलेगा। पर वांग जी की बॉडी में जैसे जान ही नहीं थी। वो बस अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने विंग की तरफ देखा। वांग जी के हाथ तुरंत विंग के पैरों में चले गए और उसने विंग के पैरों को अपने सिर को विंग के पैरों में झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं और मैंने तुम्हें हर्ट किया है। हमारी वेडिंग नाइट पर जब तुमने पता नहीं क्या क्या सपने देखे होंगे कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा होगा, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार करेगा, लेकिन मैंने हस्बैंड नाम के लिए तुम्हारे लिए एक नाइटमेयर बना दिया। उस दिन के बारे में तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें सबके सामने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। ये सब एक जब शुरू हुआ, जब एक दिन शिशनगा मेरे पास आए। उस रात मैं सोने जाने ही वाला था, लेकिन तभी शिशनगा मेरे पास आए। ये देखकर मुझे अजीब लगा था कि इतनी रात को शिशनगा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये वक्त सोने का है। एंड इसीलिए मैंने उनसे पूछा, गा आप यहाँ क्या कर रहे हो? शिशन ने कहा, वांग जी मुझे तुमसे बात करनी है। इस पर वांग जी ने कहा, तो करिए ना बात, मैं यहाँ हूँ, आप सुबह भी तो बात कर सकते थे, आपको इतनी रात को यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी? इस पर लिनशियन ने कहा, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है वांग जी, एंड मुझे तुमसे ये बात करनी है, एंड मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को समझो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ठीक है गा, आप बताइए कि आप क्या बात करना चाहते हैं, अगर मैं समझने की पूरी कोशिश करूँगा। ये सुनकर लिनशियन ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी तुम तो जानते हो कि कुछ दिनों से मैं यूनमंग विजिट कर रहा हूँ, कुछ पॉलिटिकल मैटर्स की वजह से। ये सुनकर वांग जी ने कहा,
हाँ, मुझे पता है, मैंने सुना था, मैंने अंकल ने भी मुझे बताया था कि आप कुछ दिनों के लिए यूनमक गए थे। ये बोलकर लेंशियन घूमे। उन्होंने सामने की तरफ देखते हुए कहा, तो जब मैं यूनमक गया था तो वहाँ पर मैं एक इंसान से मिला। मैं उससे मिला नहीं, लेकिन मैंने उसे देखा एंड मैं बस उसे देखता ही रह गया। उसकी ब्यूटी, उसके स्पिरिट, उसके फीचर्स इतने डिफाइन है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और कब मैं उससे प्यार करने लगा मुझे खुद ही पता नहीं चला। ये सुनकर वांग जी को ऐसा लगा जैसे बिजली उसके ऊपर गिरी हो। प्यार, लेनशेन की शादी हो चुकी है, उसका हस्बैंड 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। लेनशेन बोल रहे हैं कि वो किसी और से प्यार करने लगे हैं, वो भी यूनमक से। वांग जी ने लेनशेन की तरफ देखते हुए कहा, गा, आप ये क्या बोल रहे हो? आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि हम गुस्सू वालों के हम बस एक ही बार प्यार करते हैं और एक ही बार शादी करते हैं। और आपकी शादी हुई सांग से ऑलरेडी हो चुकी है, वो आपके बेबी से प्रेग्नेंट है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि आप किसी और से प्यार करते हो? गा, शायद आप अभी आपके राइट माइंड ऑफ स्टेट में नहीं हो, तो प्लीज़ अपने रूम में जाइए और शांति से सो जाइए, तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या कहा है। पर लेनचेन ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वांग जी, तुम्हें नहीं पता कि वो इंसान कितना ब्यूटीफुल है, वो इंसान क्या क्या कर सकता है। वो इंसान मुझे चाहिए, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। वो इंसान मुझे चाहिए वांग जी, और सिर्फ तुम हो जो उसे मेरे पास ला सकते हो, जो उसे मेरा बनने में मदद कर सकते हो। ये सुनकर वांग जी की आईब्रो रेज हुई और उन्होंने उन्होंने लेनचेन की तरफ देखते हुए कहा, कहा, आप ये क्या बोल रहे हो? ये सुनकर लेनचेन ने कहा, वांग जी, तुम्हें अच्छी तरह से जानते हो कि अगर मैं एल्डर से कहूँगा कि मैं शादी करना चाहता हूँ तो कोई नहीं मानेगा। जैसा कि तुमने अभी कहा, हमारे गुस्सू के सो कॉल्ड रूल है कि हम एक ही बार शादी कर सकते हैं, तो इसीलिए कोई नहीं मानेगा अगर मैं कहूँगा कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, किसी और से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन तुम कर सकते हो, तुम उस इंसान से शादी करोगे और फिर उसे यहाँ पर लेकर आओगे एंड उसके बाद तुम उसके साथ ऐसा बिहेव करोगे कि तुम उससे प्यार नहीं करते, तुम उसे पसंद नहीं करते। एंड जब ऐसी हालत आ जाएगी कि वो तुम्हें छोड़ना चाहेगा, तो जैसा कि हमारे गुस्सू का रूल है कि एक बार कोई अगर लेन प्लेन में आ गया तो वो गुस्सू को छोड़कर नहीं जा सकता, उसे यहीं पर ही रहना होता है। चाहे वो शादी करके रहे, चाहे वो मेंटर के तौर पर रहे, उसे यहीं पर ही रहना पड़ता है। उस वक्त मैं शादी का प्रपोज़ल डालूँगा और वो ज़रूर शादी के लिए हाँ कर देगा, क्योंकि उस वक्त तक मैं उसके दिल में इतना भरोसा जगा दूँगा कि मैं ही उसका ख्याल रख सकता हूँ। ये सब सुनकर वांग जी को ऐसा लग रहा था कि उसका भाई पागल हो चुका है, ये क्या बोल रहा है। यही बात उसने लेनशेन से भी कही, कहा, अब बोल क्या रहे हो, आपका दिमाग ख़राब हो गया है क्या? अगर वो इंसान को ये बात पता चलेगी तो उसे कितना दुख होगा। प्लीज़ गा, आप यहाँ से चले जाइए, मुझे आपकी इन इन चीज़ों में कोई मदद नहीं करनी है, और अच्छा होगा कि आप भी उस इंसान को भूल जाइए। पर लेनशियन के आंखों में जैसे पागलपन था, उनके आंखों में साइकोपन था, और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी, मैं तुमसे आखिरी बार पहुंच रहा हूँ, तुम मेरी मदद नहीं करने वाले? ये सुनकर वांग जी ने कहा, इस घिनौने काम में मैं आपकी मदद कभी नहीं करने वाला। आप सिर्फ वो इंसान की लाइफ नहीं, बल्कि आपके होने वाले बच्चों की, और यहाँ तक कि आप उस इंसान की लाइफ भी बर्बाद करने वाले हो जिससे आप प्यार का नाम देते हो। क्योंकि अगर हम किसी इंसान से प्यार करें ना, तो हम उस इंसान को कभी हर्ट होता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन आप बस अपने फ़ायदे के लिए उसे हर्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं उसे हर्ट करूं ताकि वो आपके पास आ सके। ये सुनकर वांग जी ने लेनचेन ने कहा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे बस वो चाहिए। एंड अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरे पास और भी ऑप्शन है तुमसे मदद निकलवाने के। ये सुनकर वांग जी ने लेटने की तरफ देखा। लेनशेन ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी ज़िद को लेकर किसी को हर्ट करूं, तो मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर तुम होइसांग और उसके बच्चे एंड हमारी माँ को सही सलामत देखना चाहते हो, तो मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे बता दो कि तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। आखिर तुम अपने बड़े भाई की मदद नहीं कर सकते? ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो गई। उसने लेनशिन की तरफ देखते हुए कहा, आप माँ और होइसांग के साथ क्या करना चाहते हो? ये सुनकर शिचेन ने कहा, अगर तुमने मेरी मदद करने के लिए हाँ नहीं कहा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर वांग जी ने नैन की तरफ देखा और कहा, प्लीज़ गा, आप यहाँ से चले जाइए, आप अभी आपका दिमाग ठीक नहीं है, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। और उस रात तो लेनशिन वहाँ से चले गए थे। वांग जी ने बहुत सोचा, उस रात वांग जी को बहुत मुश्किल से नींद आई कि शिचेन सच में सच बोल रहा है या फिर वो ऐसे ही झूठ बोल रहा है। लेकिन उसने लगा कि शायद शिचेन मजाक कर रहा है या फिर
सुधर गया होगा शिचेन वांग ने जब मना कर दिया है तो अब वो उसका पीछा छोड़ देगा। और उस रात तो वांग जी सो गया। लेकिन जब वांग जी सुबह उठा और वो सेक्ट में गया और उसे जो पता लगा, ये चीज़ उसके लिए शॉकिंग थी, क्योंकि उसे पता लगा कि हुईसांग की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। और जब हीलर से उसने बात की तो हीलर ने बताया कि हुईसांग ने कुछ ऐसा खा लिया है जिससे उसकी बॉडी पर इफेक्ट हुआ है, और वो तो सही टाइम पर हुईसांग को हीलर के पास ले जाया गया, नहीं तो उस बेबी की जान जा सकती थी और बेबी के साथ साथ हुईसांग की जान जा सकती थी। वांग जी के लिए ये काफ़ी नहीं था। उस वक्त जब वांग जी हुईसांग से मिलने गया और हीलर ने जब उसे बात बताई तो वांग जी ने तुरंत लेनशेन की तरफ देखा, जो कि हुईसांग के पास ही बैठे हुए थे। और लेनशेन ने वांग जी की तरफ देखा, लेकिन उनके एक्सप्रेशन कंसर्न वाले नहीं थे, बल्कि उनके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वांग जी को धमकी दे रहे हो कि अगर वांग जी ने वो मदद नहीं की तो अभी ये तो ट्रेलर था, अगर वो हुईसांग को इतना बीमार कर सकते हैं कि उसका बच्चा मर सकता है तो वो हुईसांग को भी मार सकते हैं। वांग जी के लिए यही शौक खत्म नहीं हुआ था कि कुछ घंटों बाद ही उसे एक और बात पता चली और तुरंत दौड़कर अपनी माँ के महल में गया, जहाँ पर लेनी बेड पर लेटी हुई थी और उसके सिर पर बैंडेज लगा हुआ था और वो बेहोश थी। वांग जी ने जब हीलर को पूछा तो हीलर ने बताया कि लेनी के सिर पर बहुत बुरी तरीके से चोट लगी है और वो बेहोश हो चुकी है, उन्हें होश आने में 2-3 दिन लग चुके हैं। वो तो चोट ज़्यादा गहरी नहीं थी, अगर थोड़ी और ज़्यादा गहरी होती तो शायद लेनी हमेशा के लिए कोमा में जा सकती थी, और कब होश आती किसी को नहीं पता था। ये सुनकर तो वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे हैं। उसने जब एक मेड से पूछा कि ये सब हुआ कैसे, तो मेड ने बताया कि लेनी बाथरूम में थी और जब वो बाथरूम से बाहर आए थे तो अचानक वो स्लिप हो गई और इससे उनका सिर जो था वो बाथ टब से टकरा गया। पर वांग जी इस चीज़ पर भरोसा ही नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे तो जो गुस्सू के जो महल है वो एक्सपेंसिव चीज़ों से बने हुए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे वुड के अलावा और किसी भी चीज़ से उनके घर बने हुए हैं, लेकिन लेनी का और उसका जो घर है ये एनिशियंट तरीके से बने हुए हैं, एंड वो घर सिर्फ वुड के बने हुए हैं और वो जो लकड़ी वो ऐसी है कि पानी से वो ना तो फूल सकती है ना ही वो फिसलन हो सकती है, तो लेन एक फिसलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जितने भी एल्डर्स हैं उनके एल्डर्स के लिए स्पेशली वो वुड लगाया गया है उनके बाथरूम्स में, ताकि वो फिसले नहीं, उन्हें चोट ना लगे। इस उम्र में चोट लगने का डर या फिसलने का डर ज़्यादा होता है, तो स्पेशली एल्डर्स के रूम्स में वो वुड लगाई जाती है। तो ये तो जहाँ 1% चांस नहीं हो सकता कि लेन ई वहाँ पर फिसल गई। तो अब इसका शक भी सीधा लेनशेन पर गया था। लेनशेन इतने पागल हो चुके थे कि उन्होंने बस 1-2 बार नहीं बल्कि बाद में भी उन दोनों को हर्ट करना शुरू किया, यहाँ तक कि उन्होंने लेनचेन को भी एक बार हर्ट किया था। और अब वांग जी के पास हाँ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो लेने अपने बिलव्ड्स को खोना नहीं चाहता था, वो लेन और हुईसांग को खोना नहीं चाहता था। हुईसांग भी उसका बच्चा जिसकी कोई गलती नहीं है, जिसे पता ही नहीं है कि उसका खुद का बाप उसे मारना चाहता है। आखिर हुईसांग लेनी और उस बच्चे की गलती क्या है कि उसका फादर मॉन्स्टर बन चुका है। वो उस इंसान के लिए जिससे वो शादी करना चाहता है, वो उसके लिए किसी की भी जान ले सकता है। वांग जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था व्यूशन से शादी करने के अलावा। शुरुआत में जब वांग जी ने विंग से शादी की थी, सच में वो विंग से बहुत नफरत किया करता था। लेकिन शादी के बाद जब वो लोग गुस्सू के लिए निकल रहे थे तो वांग जी ने खुद को समझाया कि इसमें विंग की क्या गलती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये शादी, जैसा कि उसकी शादी ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, वैसे ही विंग की शादी भी ज़बरदस्ती हुई है। ये बात उसे विंग के एक्शन से फिर जियांग फैमिली को देखकर पता चली गई थी। लेंशेन ने लेंजरेन से बात की थी कि विंग की शादी अगर वांग से करवा दी जाए तो उन्हें पॉलिटिकल फ़ायदा होगा और भी बहुत कुछ ऐसी बातें हुई। लेंशेन ने कई दिनों तक लेंजरेन के दिमाग में भरी, तब जाकर लेंजरेन ने शादी के लिए माने थे। और उस रात इनमें वांग जी ने आगे बताते हुए कहा कि उस रात इनमें वो उसके साथ विंग के साथ कुछ नहीं करना चाहता था, यहाँ तक कि वो विंग को सब सच बताना चाहता था, ताकि वो लोग बस एक्टिंग कर सके, वो विंग के साथ मिलकर वो एक्टिंग कर सके, ताकि लेंशन को लगे कि हाँ उन दोनों के बीच में सब ठीक है। और एक बार जब वांग जी इस बात का सोल्यूशन ढूंढ लगा कि लेन ई और हुईसांग को उस मॉन्स्टर से कैसे बचाना है, तो उसके बाद विंग, अगर वो दोनों चाहेंगे तो वो अलग हो जाएंगे, लेकिन अगर वो चाहेंगे तो रिश्ते को चला लेंगे, कैसे भी चला लेंगे,
क्योंकि वांग जी गे है ये बात उसे पता थी, उसे बहुत दिनों पहले ही पता थी। इसीलिए लूसी जो उससे प्यार करती थी, जो उससे शादी करना चाहती थी, वांग जी ने मना कर दिया था। बहुत सारी और भी राजकुमारियों के जो रिश्ते थे वो वांग जी के लिए आए थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वांग जी गे है। तो इसीलिए किसी के लड़के का रिश्ता वांग जी के लिए आज से पहले नहीं आया था। ये बात तो लेन ई तक को नहीं पता थी, तो वांग जी ने किसी को नहीं बताया था। और उस रात वांग जी विंग के साथ कुछ नहीं करने वाला था। इसीलिए वो जब रूम में आया तो पहले चेंज करने गया था, ताकि जब तक वो वापस आया तब तक विंग सो जाए। लेकिन जब वो वापस आया तो उसने देखा कि विंग का वेल अभी भी है। विंग उसने वांग जी ने उसका वेल हटाया, और वेल हटाने के बाद भी वो सोने जाने वाले थे, लेकिन तभी उसकी नज़र खिड़की में गई जहाँ पर कोई था। वांग जी साफ साफ कह सकता था कि और कोई नहीं बल्कि लिनचेन है। लिनचेन का प्लान था कि वांग जी उस रात ज़बरदस्ती विंग के साथ इंटीमेट हुए, ताकि विंग की नज़र में वांग जी की जो इमेज हो उसी दिन खराब हो जाए, वो वांग जी को मॉन्स्टर समझे। और ना चाहते हुए वांग जी को विंग के साथ उस रात इंटीमेट होना पड़ा, क्योंकि खिड़की से बाहर ही लिनचेन थे जो कि वांग जी के उस विंग के उस स्क्रीम को सुन सकते थे, या फिर कहें कि वो सुनना चाहते थे। ना चाहते हुए भी वांग जी को विंग के साथ वो सब करना पड़ा। और उसके बाद भी लिनचेन वहाँ से गए नहीं थे। वांग जी वो सब करने के बाद विंग को क्लीन कर उसे पेन किलर देना चाहता था, उसकी स्पेशल एनर्जी देना चाहता था, जिससे विंग का जो वाउंड से वो क्लियर हो चुके, जो कि भर सके। लेकिन लिनचेन वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थे। और ये चीज़ वांग जी के लिए जितनी एम्बेरसिंग थी, जितनी शेमफुल थी, उतनी ही वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो बता नहीं सकता था। लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे, वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो लिनचेन की निगरानी में हुआ। उस दिन जब विंग और वो खड़ा है, तो उस रात वांग जी नहीं चाहता था कि वो विंग को उठाए। वो जानता है कि विंग थक चुका था, और कल रात उसने विंग के साथ जो कुछ भी किया था उसके बाद तो विंग और ज़्यादा थक चुका होगा। और उस रात भी विंग के साथ कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन लिनचेन ने जिंगशी में कुछ ऐसे तालिस्मान लगाए थे जो कि उन्होंने खुद इन्वेंशन किए थे, कि जिंगशी में क्या हो रहा है वो लिनचेन साफ साफ देख सकते थे और साफ साफ सुन सकते थे। लिटरली उनके रूम के हर कोने में, जिंगशी के हर कोने में वो तालिस्मान लगे हुए थे। तो वांग जी कुछ नहीं कर सकता था, उसे जानबूझकर विंग को खींचना पड़ा, विंग के ऊपर ठंडा पानी डालना पड़ा। यहाँ तक कि सुबह जब वांग जी ब्रेकफास्ट करने बैठा था तो उसने देखा था कि विंग के हाथ जले हुए हैं, विंग ने कितनी मेहनत से खाना बनाया है। वो विंग को देखकर कह सकता था कि विंग लेंचन के किसी भी प्लान में शामिल नहीं है। विंग को भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसीलिए वांग जी विंग की इनोसेंस को समझता था। वो ब्रेकफास्ट शांति से करने वाला था, वो कैसा भी था वो कर लेता। लेकिन तभी उसे लेंशन वहाँ पर आते हुए दिखाई दिया, और ना चाहते हुए उसे विंग पर हाथ उठाना पड़ा। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो लेंशन हमेशा आसपास होते थे, तभी वांग जी विंग के साथ रूड बिहेव करता था। उस दिन जब लेंशन उसको काइटाउन में लेकर गए थे, तो वांग जी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि लेंशन क्या करने वाले थे। शायद उस दिन विंग इनमें नहीं रुका, लेकिन अगर वो लोग इनमें रुक जाते तो उसी रात लेंशन शायद विंग के साथ वो सब कर देते। लेकिन शायद वांग जी चाहता ही नहीं था, उसका दिल माना ही नहीं उस इनोसेंट विंग के लिए, जिसने इतना सब कुछ होने के बाद भी वांग जी से कभी नफरत नहीं की। हाँ, वो वांग से गुस्सा था, लेकिन फिर भी उसने हमेशा वांग जी से अच्छे से ही बात की है, हमेशा ही वांग जी के मूड को लाइट करने की कोशिश की है। लेकिन इसके उसके बारे में सुनने के बाद उसने हमेशा वांग जी को समझने की कोशिश की है। इतना सब कुछ जानने के बाद वांग जी विंग को हर्ट कैसे होने देना चाहता था, इसलिए वो उनके पीछे पीछे उस दिन काइटाउन गया था। उसने हर चीज़ पर नज़र रखी थी, और वो बस देखना चाहता था कि अगर विंग रुकेगा तो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि विंग को ना चाहते हुए भी वापस गुस्सू आना पड़ेगा। लेकिन विंग खुद ही काइटाउन में नहीं रुका, और वो भी सीधा वहाँ पर आ गया है। और उस वक्त वांग जी विंग के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था, क्योंकि वो जानता है कि एक बार अगर वो गुस्सू चला गया तो लेंगचेन के वो जो तालिस्मान से वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो इसीलिए वांग जी उस रात विंग को लेकर उस केव में गया, उसने विंग के साथ अपना टाइम स्पेंड किया। विंग के साथ जो कुछ भी करना चाहता था। हाँ, वो विंग को उस वक्त पसंद करने लगा था। प्यार के बारे में वांग जी नहीं कर सकता, लेकिन वो विंग को पसंद करने लगा था। इसलिए उसने विंग के साथ वो सब किया। उस दिन के बाद रिलेशन शांत थे, जैसे किसी तूफान से पहले की शांति हो। इसी तरह टाइम बीता, जैसा कि वांग जी को लगा था कि हाँ, ये एक तूफान से पहले की ही शांति थी। वो थी एक उन दोनों के बीच में केव में जो कुछ भी हुआ। उसके बाद लेंचेन ने वांग जी को अपने पास बुलाया। उस वक्त वो डेंजरसली काम थे।
जब वांग जी वहाँ पर गया तो लिनशेन ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी। ये सुनकर वांग जी ने कहा, लिनशेन, आपने जो कुछ भी कहा मैंने किया, मैंने मेरे साथ रूड बिहेव किया है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। ये सुनकर लिनशेन ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूँ मेरे बेबी ब्रदर ने वही किया जो मैंने उसे करने के लिए कहा था, लेकिन तुम्हें अभी एक और काम करना है। एंड अगर तुम ये कर दोगे ना तो उसके बाद किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, विंग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा तुम्हें छोड़ने के अलावा। ये सुनकर वांग जी की आईब्रो मिली और उसने लिनशेन की तरफ देखा कि वहाँ पर लिनशेन अकेले नहीं थे बल्कि लूसी वहाँ पर खड़ी हुई थी। लिनशेन ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम लूसी को तो जानते ही हो, बस तुम्हें एक काम करना है। कल हॉल में तुम्हें सबके सामने ये कहना है कि लूसी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर वांग जी की आंखें इतनी बड़ी हो गई कि वो बता नहीं सकता। उसने लिनशेन की तरफ देखते हुए कहा, गा, आप ये क्या क्या बोल रहे हो? आपने मुझे विंग के साथ मिसबिहेव करने के लिए कहा, मैंने किया, लेकिन आप अभी क्या बोल रहे हो? मैं मैं इस लड़के के बच्चे का बाप हो ही नहीं सकता। अब बोल कैसे सकते हो ये सब? ये सुनकर लिनशेन ने कहा, मैं जानता हूँ मेरा भाई कितना प्योर है, वो इसका तो क्या, वो किसी के भी बच्चे का बाप नहीं हो सकता। ये बोलकर लिनशेन हंसने लगते हैं, लेकिन लिनशेन ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हें एक्टिंग करनी होगी। यह सुनकर वांग जी ने कहा, लेकिन अगर किसी हीलर ने चेक किया तो उसे साफ साफ पता चल जाएगा कि लूसी प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुनकर लिनशेन ने कहा, तुमसे किसने कहा कि लूसी प्रेग्नेंट नहीं है? इस पर वांग जी ने फिर से लिनशेन की तरफ देखा, जैसे कि लिनशेन के सिर पर सींग उगाए हों। लिनशेन ने लूसी के शोल्डर पर हाथ रखा और उसे अपने पास खींचते हुए कहा, लूसी प्रेग्नेंट है वांग जी, लूसी प्रेग्नेंट है। और वो भी फिक्स उसी टाइम से जब तुम्हारे रूहान की शादी हुई थी उसके बाद से, अगर तुम टाइम गिनोगे तब से लूसी प्रेग्नेंट है। इसका मतलब तुम कर सकते हो या फिर सबको यकीन दिला सकते हो कि शादी के बाद तुम रूहान से खुश नहीं थे, रूहान से प्यार नहीं करते, इसलिए तुमने लूसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और लूसी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वांग जी ने लिनशेन की तरफ देखा। वे वांग जी ने कहा, तो लूसी किसके बच्चे की माँ बनने वाली है? इसमें लिनशेन ने कहा, देखो वांग जी, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपने काम को कितना परफेक्टली करता हूँ और बहुत अच्छी तरह से उस काम को हैंडल भी करता हूँ। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा भाई किसी और के बच्चे का बाप बने या फिर किसी और के बच्चे का बाप का नाम उसे देना पड़े। तो इसीलिए ये बोलकर वो लूसी के शोल्डर के अराउंड अपने हाथ को रखता है और उसे अपने क्रोध खींचते हुए कहता है, लूसी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आखिर तुम अपने भाई के बच्चे को पालोगे तो अपने भाई के बच्चे को तो तुम पाल ही सकते हो, वैसे तुम्हारी इसमें मदद भी करेगी। ये सुनकर वांग जी जो था वो लिनशेन और लूसी की तरफ इस डिस्कशन में देख रहा था कि अगर उसके हाथ में होता और लिनशेन उसका भाई ना होता तो अभी के अभी अपनी बीचिंग से इन लोगों के टुकड़े टुकड़े कर चुका होता। वांग जी को इतना डिस्कस्ट फील हो रहा था। सुबह वांग जी को ना चाहते हुए भी विंग के लिए वो सब बोलना पड़ा जो बोलना नहीं चाहता था। विंग को उसने क्या क्या नहीं कहा कि वो गे नहीं है। विंग एक गे है और वांग जी गे नहीं है, वो विंग के साथ नहीं रहना चाहता। वांग जी सोच भी नहीं सकता था कि वो कभी अपनी लाइफ में ये सब कहेगा, वो भी इस इंसान से जो कि इतना इनोसेंट है, जिसने हमेशा वांग जी की साइड ली है या हमेशा वांग जी को समझने की कोशिश की है। इतना सब कुछ वांग जी ने जो भी विंग के लिए किया है, उसके बाद भी ये जानते हुए भी कि ये समझते हुए कि वांग जी एक कोल्ड पर्सन है, विंग ने वांग जी को हमेशा समझने की कोशिश की है। हमेशा उसने वांग जी ठीक से बात की है, फिर भी वांग जी को वो सब विंग को कहना पड़ा। जब विंग वहाँ से चला गया तो वांग जी सीधा उस बैंक्वेट हॉल से निकला था और वो पनिशमेंट हॉल में गया था जहाँ पर उसने 500 कोड़े अपने ऊपर लिए थे। विंग तो वहाँ से जा चुका था उन कोड़ों को लेने के बाद। लिनशेन ने तुरंत हीलर्स को बुलाया था। उसे गुस्सा बहुत आया था कि 3 दिन बाद शादी होनी ज़रूरी है, अगर शादी नहीं होगी तो वो तो विंग को किसी तरह भी वापस पालेंगे, वो किसी भी तरह से विंग को यहाँ पर ले आएंगे, लेकिन उससे पहले वांग जी की शादी होना ज़रूरी है ताकि विंग वापस वांग जी की लाइफ में ना आ सके। इसीलिए उसने वांग जी को हील किया। वांग जी बेरली ही ठीक से खड़ा हो सकता था, फिर भी उसने वो शादी की। विंग सोच भी नहीं सकता कि वांग जी उस वक्त कितना खुश था जब उसे पता चला था कि उसकी शादी
वह वूशियान से लूसी से नहीं बल्कि वूशियान से हुई थी। उस वक्त वांग जी सबके सामने विंग को करना चाहता था, दुनिया को चिल्ला कर कहना चाहता था कि ये उसका हस्बैंड है, विंग से वो प्यार करता है, किसी लूसी से वो प्यार नहीं करता, कोई लूसी उसके बच्चे की माँ नहीं बनने वाली है। ये सुनकर विंग भी वांग जी के पास बैठ गया और उसने वांग जी के शोल्डर को पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो तुम मुझे ये सब बताने की कोशिश तो करते। हाँ, उसने हमारे घर में तलिस्मान लगा रखे थे, लेकिन तुम मुझे बाहर ले जा सकते थे, फॉरेस्ट में या फिर कहीं काई टाउन में कहीं भी बाहर ले जा सकते थे, तो मुझे बता सकते थे। अगर तुमने मुझे बताया होता तो तुम्हें ये सब सहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे ये सब सहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, कैसे पता था तुम्हें? घर में उसने हमारे ऊपर नज़र रख रखी थी और बाहर बाहर भी उसने हमारे ऊपर नज़र रख रखी थी। उसके स्पाइस मुझे एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ते थे, अगर मैं सांस भी लूँ तो भी उनको पता होता था। तो तुम्हें क्या लगता है वो प्लानिंग करेंगे और उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी है? मैं तुम्हें शुरू से ही बताना चाहता था, शुरू से बताना चाहता था कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहता था, लेकिन एंशियन ने हमारे घर के हर कोने में तलिस्मान लगा रखे थे, हर कोने में तलिस्मान लगा रखे थे ताकि वो मैं देख सके, मैं सुन सके। तुम्हें पता है उस दिन बाथरूम में मैं तुम्हें बताने ही आया था, मैं तुम्हें सब कुछ बताने आया था, क्योंकि मैं बहुत हो चुका था, मैं तुम्हारे साथ वो सब वो नहीं कर पा रहा था। तुम्हारे इंश्योरेंस के देखकर ये जानने के बाद कि तुम्हें टेंशन की उन बुरी यादों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, तुम्हें वो सब बताना चाहता था, लेकिन शायद उस वक्त वो सब हो गया और मैं तुम्हें बता नहीं पाया। उसके बाद मुझे वहाँ से जाना था, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाया। उसके बाद मुझे कभी मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता पाया। और आज लेंशन ने जब मुझे ये कहा कि मैं खुद तुम्हारी उस वाइन में वो ड्रग मिलाऊं जिससे तुम्हें पता ही ना हो कि आज रात तुम किसके साथ हो, तुम्हें तो लगे कि तुम मेरे साथ हो और मेरे भेष में लेंशन तुम्हारे पास हो। मैं इस चीज़ के लिए वहाँ तो मान गई, लेकिन मैं यहाँ मानने के लिए तैयार नहीं था, मेरा दिल ये चीज़ मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन फिर मैंने तुम्हारी और हुईसांग की बातें सुनी कि तुम लोग क्या प्लान कर रहे थे। मैं फिर भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं उस इंसान को जानता हूँ कितना गिर सकता है, लेकिन तुमने मुझे मना किया। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और उसके चीक्स को पकड़ते हुए कहा, तुम तो मुझे वो सब नहीं सुनना, जो बीत गया जो बीत गया, मुझे बस एक बात सुननी है। लेन वांग जी, हम दोनों की शादी ज़बरदस्ती हुई थी, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे एक बात का जवाब चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कोई सेक्स टॉय नहीं हूँ, नहीं। तुमने ये सब किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ वो सब किया उस दिन उस केव में, उसके बाद भी हम लोग वो सब करते रहे। बस मुझे ये जानना है कि तुमने ये सब सिर्फ अपनी फिजिकल नीड के लिए किया था या फिर सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं। ये सुनकर वांगी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, उस रात मैं तुम्हें सच में पसंद नहीं करता था और उस रात मैं गुस्से में भी था, लेकिन फिर भी उस हद को मैं नहीं तोड़ना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहता था। उसके बाद मैंने तुम्हारे इनोसेंस को देखा, मैं गे था, मैं शुरू से गे था, ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूँ। ये बात किसी को नहीं पता थी कि मैं गे हूँ, यहाँ तक कि मेरी माता को नहीं पता थी। और ये बात मुझे किसी को बताने में कोई शर्म नहीं है कि मैं गे हूँ, मैं सबको बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। और हाँ, मैंने ये सब खुद अपनी मर्ज़ी से किया था, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन तब मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता था, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब से तुम वापस आए हो तब से, या फिर कहूँ कि जब से तुम मुझे छोड़ कर गए हो तब से या उससे भी पहले से, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ विभूषण। वो सब मैंने इसीलिए किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कभी तुम्हें अपना टॉय नहीं समझा, मैंने कभी तुम्हें सिर्फ अपनी फ़िज़िकल नीड पूरा करने का साधन नहीं समझा। मैंने वो सब किया क्योंकि मैं करना चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी की आंखों में सिंसियरिटी थी और विंग वांग जी पर भरोसा करता है, क्योंकि हुईसांग उसे सब कुछ बता दिया है। हुईसांग को लेंशन पर शक था, इसीलिए जब विंग यहाँ से चला गया तो हुईसांग ने विंग को रोका। उन लोगों ने वेट किया तब तक जब तक कि वो सब नहीं हो जाता। उसके बाद हुईसांग ने विंग की मदद की थी और उसी को बेहोश कर यहाँ तक आने में। वांग जी ने विंग से शादी की और उसके बाद विंग ने लेंशन पर
नज़र रखना शुरू किया। पहले तो विंग ने कभी लेंशियन की उन नज़रों पर ध्यान नहीं दिया था, उन टचेस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन शादी कर कर इस सेक्ट में वापस आने के बाद विंग ने लेंशियन के उन टचेस पर ध्यान देना शुरू किया। लेंशियन किस तरह से उसे छूते हैं इस चीज़ पर ध्यान दिया, किस तरह से उसे देखते हैं इस चीज़ पर ध्यान देना शुरू किया। एंड हुई सांग और उसका जो डाउट था कि वांग जी से कोई तो ये सब करवा रहा है, एंड वो कोई और कोई नहीं लेंशियन है, ये बात उन्हें पता चल गई थी। बस उन्हें कन्फेशन चाहिए था, उन्हें इस बात को क्लियर करना था, इसीलिए आज उन्होंने ये सब किया, क्योंकि उन्हें हुई सांग ने अपने स्पाई लगाए थे। वो कनिंग था, इसीलिए उसने अपने स्पाइसेस लेंशियन के पीछे लगाए थे। उसे पता चला था कि वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं, इसीलिए हुसांग को पता चल गया था कि लेंशियन विंग को ड्रग देने वाले हैं। बैंक्वेट में जब विंग जिंगोंगशान से बात कर रहा था, तब लेंशियन को तो लगा कि उसने विंग की वाइन को चेंज कर दिया है, लेकिन जैसे ही लेंशियन ने विंग की वाइन को चेंज करवाया, उसी वक्त हुईसांग ने अपनी सर्वेंट से कहकर उस वाइन को चेंज करवाया, उसकी तरफ नॉर्मल वाइन रखवाई। यहाँ से विंग को हॉट फील होना, डिजी फील होना, ये सब विंग का बस नाटक था। विंग को लेंशियन की सच्चाई सामने लानी थी। विंग ने वांग जी के दोनों चीक्स को पकड़ा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझे और उषा को सब नहीं करने देना चाहते थे, लेकिन ये ज़रूरी था लेंशियन की सच्चाई सामने लाने के लिए। ये ज़रूरी था वो सब पता लगाने के लिए जो कि लेंशियन ने तुम्हारे साथ किया है। मैं जानता हूँ तुमने ये सब कैसा होगा। तुम्हें पता है मैं आज खुद को कितना लकी महसूस कर रहा हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो, जो अपनों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। तुम सोच भी नहीं सकते कि आज मैं कितना खुश हूँ ये जानकर कि मेरा हस्बैंड सच में मुझसे प्यार करता है। और तुम इस चीज़ को कुछ समझो या नहीं समझो, लेकिन सच में आज मुझे ये जानकर खुशी है कि मेरा हस्बैंड गे है। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना लकी हूँ कि ये जो इंसान अपने ब्रदर इन लॉ और अपनी माँ के लिए सब कर सकता है, तो वो इंसान जिससे वो प्यार करता है उसके लिए क्या करेगा। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसने विंग के चीक्स को पकड़ते हुए कहा, नहीं तुम नहीं, मैं लकी हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो। अगर तुम वापस नहीं आए होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ होता, मैं उस लूसी के साथ कैसे रहता। तुम सोच भी नहीं सकते। मुझे उस लड़की के साथ डिस्गस्ट फील होता है खड़े होने में भी। मुझे उन दोनों को देखकर डिस्गस्ट फील होता है। मुझे ये कहने में कि लेंशियन मेरा बड़ा भाई है, ये कहने में मुझे डिस्गस्ट फील होता था। तुम सोच भी नहीं सकते कि उस दिन जब मैं तुम्हें लूसी की जगह देखा था कि मैं कितना खुश था। लेकिन मुझे उसके साथ ही ये डर भी था कि अगर तुम यहाँ पर हो तो लेंशियन फिर वो इंसान के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मुझे गुस्सा आया था कि तुम ये सब बताने से पहले मुझे बता सकते थे कि तुम यहाँ आने वाले हो, तो हम कुछ ना कुछ प्लान कर लेते। लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया, और इसलिए मैंने उस दिन तुमसे ये कहा था कि तुम्हारी वजह से दो लोगों की जान खतरे में है। लेकिन मुझे लगा कि तुमने लूसी और उसके बच्चे के बारे में ये समझ लिया। नहीं, ये सब लूसी और उसके बारे में नहीं था, बल्कि हुईसांग और उसके बच्चे के बारे में था। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे सब पता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, और अब तुम्हें अपने हस्बैंड को और ज़्यादा जानता हूँ। बस मुझे ये जानना है जो चीज़ मैं अभी तुमसे जानना चाहता हूँ। लेनवांग जी, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और बस नोट करते हुए कहा, तुम प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते उस हद तक प्यार करता हूँ। इस हद तक प्यार करता हूँ कि जब मैंने लेंशियन की बात सुनी थी कि वो तुम्हारे साथ क्या करना चाहता है, तब मैं आज लेंशियन के सामने आने के लिए तैयार था। लेंशियन से लड़ाई करने के लिए तैयार था कि अब बहुत हो चुका है, और इसके लिए मैंने हुईसांग को पहले ही उसके भाई के पास भेज दिया था ताकि उसकी जान को कुछ खतरा ना हो। आज मैं लेंशियन से सारे हिसाब चुकता करने के लिए तैयार था, लेकिन भूल गया था कि मेरा हस्बैंड इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना कैपेबल है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। और इसके लिए मैं सच में कितना खुश हूँ, तुम सोच नहीं सकते भूषण। तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये सुनकर विंग की फेस पर भी स्माइल थी। उसने वांग जी को हक करते हुए कहा, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी आंखों में प्यार दिखता था। उस केवल इंसिडेंट से बाद या फिर उसके पहले भी मैं देख सकता था कि जब तुम मुझे हर्ट करते थे तुम हेजिटेट होते थे, लेकिन जब भी हम दोनों अकेले होते थे तो तुम मुझसे बहुत अच्छी तरह से बात करते थे। लेकिन जब भी हम बाहर होते थे तो तुम मुझसे ऐसे बात किया करते थे जैसे
तुम्हें शर्म आती हो ये कहने में कि कोई एक बॉय तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें शर्म आती हो ये कहने में कि तुम गे नहीं हो। उस वक्त मुझे सच में ऐसा लगने लगा था कि मैं तुम्हारे लिए बस टॉय बनकर रह गया हूँ, जिसके साथ तुम जब मर्जी आए तब खेलते हो, और फिर तुम्हें सबके सामने बोलने में शर्म आती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा हस्बैंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इतना सब कुछ सह रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेनवांग जी, तब से प्यार करता हूँ जब से तुम्हारी अच्छाई के बारे में मुझे पता चला है, और शायद उससे पहले भी करता होऊंगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जब से मुझे वो सब पता चला है तब से तो मेरे नज़र में तुम्हारा रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ज़्यादा। ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा। अब बारिश अभी भी हो रही थी, दोनों के आंसू अभी भी बारिश में मिल रहे थे। विंग झुका और उसने वांग जी के लिप्स पर सॉफ्टली किस किया, और अब की बार वांग जी को भी किसी चीज़ की कोई हेजिटेशन नहीं थी। सब कुछ सामने आ चुका था, उसका हस्बैंड सिर्फ उसका था। यही सोचकर वांग जी ने विंग के वेस्ट में हाथ डाला और उसे अपने क्लोज खींच लिया, और वो भी उसे बस किस करने लगा। और हमारे कपल का रोमांटिक जो कन्फेशन था वो यही एंड हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग हॉल में जब ये बात सबके सामने आई कि लेनशेन ने क्या क्या किया है। पहले तो उसने हुईसांग को मारने की कोशिश की, अपने ही अनबॉर्न बेबी को मारने की कोशिश की, अपनी माँ को मारने की कोशिश की जिसको उसने पैदा किया है। ये सुनकर किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि लेनशेन को सबने एक पोलाइट सेक्ट लीडर की तरह जाना था। एक सेक्ट लीडर सबका ख्याल रखता है, एक सेक्ट लीडर जिसके लिए अपना परिवार ही अपनी दुनिया है। ये सब सुनकर सभी को इतना बड़ा शौक लगा था कि सभी लोग सोच भी नहीं सकते थे कि लेनशेन ऐसा कर सकता है। साथ ही सभी लोगों को डिस्कस्ट फील हो रहा था ये जानकर कि लूसी लेनशेन के बच्चे की माँ बनने वाली है। लेनशेन को सज़ा मिली। हुईसांग को भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि एक इंसान ऐसा इंसान को सज़ा मिल रही है नहीं। लेनशेन हुईसांग अपने बच्चों को लेकर ऑलरेडी ही वहाँ से जा चुका था। लेनशेन को सज़ा मिली थी। लेनशेन को 1000 कोड़े माने जाने थे। उसके बाद उन कोड़ों को बिना हील किए हुए, बिना किसी हीलर से ट्रीट करवाए हुए लेनशेन को उम्र भर के लिए काल कोठरी की तरह वाले रूम में रखा गया था, जहाँ पर लेनशेन से ना कोई मिल सकता था। बस लेनशेन को 2 टाइम का फूड मिलता था जिससे लेनशेन जिंदा रह सके। बिना किसी लेनशेन के पास जितनी भी स्पेशल एनर्जी बची थी उससे ही लेनशेन को उन्हें वाउंड्स को हील करना था, और बस इतना ही था लेनशेन के पास, और उन्हें उम्र भर वहाँ पर रहना था। रही बात लूसी की सज़ा, तो लूसी को इतनी जो थी वो हार्ड सज़ा भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि लूसी प्रेग्नेंट थी। कुछ भी हो, लेसी ने कुछ भी किया हो, लूसी प्रेग्नेंट थी। इसीलिए लूसी को एक घर में रखा गया जहाँ पर और किसी को भी जाने की अनुमति थी ही नहीं। वहाँ पर बस लूसी के साथ उसकी एक मेड रहा करती थी जो उसकी हेल्थ का ख्याल रखा करती थी। लूसी को सेगलेज में भेज दिया गया था, वो भी सिर्फ तब तक जब तक कि वो बेबी बोर्न नहीं हो जाता। एक बार जब वो बेबी बोर्न हो जाता उसके बाद लूसी को भी जेल में डाल दिया गया था, और तब तक कि जब तक कुछ सालों की सज़ा लूसी के लिए डिसाइड की गई थी। अब ग्लेन के पास कोई लीडर नहीं था। लेनशेन की एब्सेंस में कुछ दिनों के लिए लेनशेन ने सब कुछ संभाला, लेकिन फिर एल्डर्स की सजेशन पर एंड लोगों की सहमति पर लेन वांग जी को सेक्ट लीडर बनाया गया। लेकिन वांग जी सिर्फ टेम्पररी सेक्ट लीडर बना था। जब लोगों ने पूछा कि वांग जी टेम्पररी क्यों बन रहा है, वांग जी बन सकता है, तब वांग जी ने कहा कि ये हक सिर्फ लेनशेन ने कुछ भी कहा हो, लेकिन लेन सिजू और लेन जिंगई भी लेन क्लेन के हायर हैं। तो वांग जी ने ये सबको अपना फैसला बताया था कि जब तक लेनसुई कैपेबल नहीं हो जाता इस सेक्ट का सेक्ट लीडर बनने के लिए, तब तक विंग और वो मिलकर इस सेक्ट को चलाएंगे। और होइसांग लेनजिंगई को लेकर निसेक्ट जा चुका था, जहाँ पर वो बच्चे तब तक रहे कि जब तक कि उनकी जो उम्र है वो लेन क्लेन में आकर शिक्षा लेने की नहीं हो गई। एक बार जब उनकी उम्र इतनी हुई तो उन्हें लेन क्लेन में आकर शिक्षा लेनी पड़ी। एंड होइसांग की शादी वेन क्लेन के इकलौते राजकुमार वेननिंग से करवाई गई। एक्चुअली वो दोनों मिले थे, उन दोनों में प्यार हुआ, और उसके बाद वेननिंग ने होल हार्टेडली उन दोनों बच्चों को भी एक्सेप्ट किया। साथ ही हुईसांग के पास्ट को और सब कुछ को एक्सेप्ट करने के साथ उसने हुईसांग को एक्सेप्ट किया था। एंड सच में वेननिंग ने अपने दिल से उन लोगों को एक्सेप्ट किया था। तो लेन सिजुई जो था वो लेन क्लेन का लीडर बनने वाला था, एंड लेन जिंगई जो था जो उसकी से छोटा था, वेननिंग जो कि इकलौता हायर था वेन क्लेन का, तो वेननिंग का जो बेड़ा बेटा था वही वेन क्लेन का हायर बनने वाला था, जो कि लेन जिंगई था। उसके बाद भी हुईसांग को और भी बेटे हुए थे, और
उसके बाद वो संग अपनी लाइफ में हैप्पी था। रही बात हमारी वांगशान की, तो हमारी वांगशान भी खुश थे। ऐसा नहीं था कि बाद में उनकी लाइफ में गलतफहमियाँ नहीं आई, लेकिन इस बार उन दोनों ने साथ मिलकर उन गलतफहमियों को दूर भगाया, वो साथ मिलकर उन गलतफहमियों के साथ लड़े। रही बात लूसी का, जब बेबी पैदा हुआ तो ये बात थी कि लूसी को, उस बेबी को कौन रखेगा। मतलब लूसी के जो पेरेंट्स हैं उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी इतनी ज़्यादा गिर चुकी है। उन्हें तो लगा था कि सच में ये जो बेबी है वो लिनचेन का ही है। यहाँ तक कि एल्डर जो को भी ये लगा था कि ये बेबी है जो लिनवांग जी का ही है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये बच्चा लिनचेन का है और लूसी ने क्या क्या किया है, तो उन्होंने उसी वक्त लूसी से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। तो अब वो बेबी फैमिली तो जाने से रहा, वो लेन फैमिली में रहने वाला था। आखिर हो या ना हो, वो लेन खून ही था। अब कोई भी उस बेबी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन विंग और वांग ने उस बेबी को एक्सेप्ट किया। हाँ, ये उन लोगों का बच्चा था जिन लोगों ने लिटरली उनकी लाइफ को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन इसमें उस अनबॉर्न बेबी की क्या गलती थी। अगर वो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो बेबी एक ऑर्फन बनकर रह जाएगा। एंड एक ऑर्फन की ज़िंदगी क्या होती है विंग बहुत अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि वो बेबी भी ऑर्फन हो। इसीलिए विंग और वांग ने उसे अडॉप्ट किया। उसका नाम उन्होंने आयुआन रखा था। आयुआन एक शांत चाइल्ड था। विंग और वांग जी ने उस बेबी को इतने अच्छे संस्कार दिए थे कि उनमें कहीं भी लेनचेन या लूसी की झलक दिखती ही नहीं थी। ये बेबी बिल्कुल अपने फादर लेन वांग जी की तरह प्योर एंड कैपेबल था, या फिर कहें कि एक राइटोस पर्सन था। और अपनी माँ की तरह वो विंग को एक भी अपनी माँ ही माना करता था। वो वांग जी को अपने फादर मानता था और विंग को अपनी माँ मानता था। तो वो अपनी माँ की तरह ही एक फनी, या फिर कहें कि एक जॉली पर्सन था जो सबके फेस पर स्माइल लाने का काम किया करता था। कुछ दिनों के लिए, फिर कुछ महीनों के लिए तो लेनी और लेनचिरेन ने उस बेबी को अपनाने में दिक्कत दिखाई, लेकिन धीरे धीरे वो उस बेबी को धीरे धीरे उन लोगों ने अपना लिया। तो हे एवरीवन, इस एफएफ को हम यहीं पर ही रैप करते हैं। सच कहूँ तो मैंने जब ये 1 घंटा 20 मिनट का पार्ट में रिकॉर्ड कर लिया था, उसके बाद जो मैंने रिकॉर्ड किया था ना, वो 45 आगे लिटरली कितना हो गया था, 25 मिनट का जो पार्ट मैंने रिकॉर्ड किया था वो एडिट करते हुए डिलीट हो गया। मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा है उसको, इतने बड़े पार्ट को। तो इसीलिए आखिर के 35 मिनट आई नो इम्पोर्टेंट थे, लेकिन अगर इसमें कुछ गलती रह गई हो या फिर कुछ छूट गया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। आई होप कि मैंने आपको इस एफ को लेकर जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए होंगे। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगी। मैंने पिछली वाली वीडियो के कमेंट्स के भी रिप्लाई दिए थे। एंड आई होप कि आप एंडिंग से सेटिस्फाइड होंगे। अगर फिर भी आपको लगता था कि इससे भी बेहतर एंडिंग हो सकती थी तो प्लीज़ आप अपने थॉट्स मेरे साथ ज़रूर कमेंट में शेयर करना, बताना कि आपको एफ कैसा लगा, आपको ये आखिरी वाला शौक कैसा लगा लेनचेन वाला। जो भी थॉट्स हो ज़रूर मेरे साथ शेयर करना, ज़रूर मुझे बताना। एंड आपको क्या लगता है, तो प्लीज़ अगर आखिरी के 20 मिनट में पता नहीं वो डिलीट हो गया था तो मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया था, तो उसमें तो कुछ भी रह गया हो तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट में, कमेंट करके। ओके, आई होप कि आपको एफ पसंद आया होगा। तो इस एफ को यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नए एफ में इसी चैनल पर आपके इसी ऑथर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।